हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनिमे लवर्स यूके पे। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो फ्रेंड, आज हम एक्सप्लेन करेंगे अनफेवरेट प्रिंसेस चैप्टर 40। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था, याओ काफी ज्यादा खुश होते हुए उस लड़की से कहता है, ओह तुमने बहुत बढ़िया समय बिताया होगा। और अब सुनो मेरी बात को। इन तीनों मेड का कहना है कि इन तीनों ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने एम्प्रेस को पॉइजन नहीं दिया है। तो फिर अब मैं तुम्हें ये मैटर सॉल्व करने देता हूँ, अब तुम इसे यहाँ से सॉल्व करोगी। तो फ्रेंड, इस कैरेक्टर का नाम किंग याओ है। किंग याओ कहती है, ठीक है योर मैजेस्टी, मैं समझ गई। फिर तो वो तीनों मेड घबराते हुए एक दूसरे को देखती है। तभी वहीं पर कॉन्सर्ट मोरालिटी उनसे कहती है, मैंने सुना है कि हिज मैजेस्टी के पास ड्रैगन ग्रेस है और हर ड्रैगन ग्रेस के पास किसी न किसी चीज की खूबिया वाली ताकत होती है और उनके पास सभी राइट्स होते हैं। तभी ही कॉन्सर्ट डिमोरेंस कहती है, ओ मोरालिटी चुप हो जाओ, अपनी आवाज को धीमी रखो, क्या तुम्हें पता नहीं। और ये सुन के कॉन्सर्ट मोरालिटी भी अपने मुंह को बंद कर लेती है। फिर किंग याओ उन मेट के पास आगे बढ़ती है और अपने स्लीव्स में से एक बॉटल निकालती है। जैसे ही वो उस बॉटल की जार का ढक्कन खोलती है, उसमें से अर्थवर्म निकलते हैं जो पॉइजनस होते हैं। और वो उन मेट से बताती है कि ये पॉइजनस अर्थवर्म है। ये वर्म जब किसी के बॉडी में घुसते हैं तो वो सच बोलते हैं, अगर वो झूठ बोलते हैं तो वो उन्हें दर्द पहुंचाते हैं अंदर से काफी ज्यादा। किंग याओ की बातें सुन के सारी मेट कांपते हुए रोने लगती है। फिर तो किंग याओ उन अर्थवर्म को अपने हाथों पे निकालते हुए कहती, ओ इतनी जल्दी मत करो, मेरे पास हर एक के लिए एक अर्थवर्म है। इसे कॉन्सर्ट मोरालिटी की मेट काफी ज्यादा रोते हुए कहती है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता है, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। डिमोरेंस की मेट भी रोते हुए कहती, मैंने सचमुच में ऐसा नहीं किया है। फिर किंग याओ अपने हाथ में उस अर्थवर्म को ले जाती है चिंग के पास, जो कॉन्सर्ट काइंडनेस की मेड होती है, और उसे देख के काफी ज्यादा चौंक जाती है चांगनिंग और डर के मारे कुछ कह ही नहीं पाती है। किंग याओ हंसते हुए चांगनिंग के पास जाती है, कहती, ओ चलिए शुरुआत पहले तुमसे करते हैं चांगनिंग, और तुम चिंता मत करो, ये कीड़ा तुम्हारे नाक में से घुस के तुम्हारे दिमाग में घुस जाएगा चांगनिंग, और तुम्हें इससे ज्यादा नुकसान भी नहीं होगा। किंग याओ की ये सारी बातें सुन के वो सारी मेड डरते हुए चांगनिंग की तरफ देखती है। चांगनिंग अर्थवर्म को देख के काफी ज्यादा घबरा जाती है, रोते हुए बताती है किंग युआन को, मैं तो बस ये नहीं देख सकती थी कि कॉन्सर्ट काइंडनेस हर दिन इतनी ज्यादा दौड़ती है। किंग याओ पीछे हटते हुए कहती है, योर मैजेस्टी कल्प्रिट मिल गया है, उसने कन्फेस कर दिया है कि ये सब उसने किया है। फिर तो चांगनिंग भी काफी ज्यादा रोते हुए किंग युआ से बताती, मैं तो बस इतना ही चाहती थी कि योर हाइनेस बस थोड़ा सी बीमार महसूस करे ताकि वो थोड़ा सी आराम करे और मेरी कॉन्सर्ट काइंडनेस को भी थोड़ा सी आराम मिल जाए। मुझे नहीं पता था कि ये इनको इतना ज्यादा इफेक्ट कर जाएगा, इसने मेरी कोई गलती नहीं। कॉन्सर्ट काइंडनेस तो ये सब सुन के घबराते हुए कहती है, चांगनिंग तुम। तभी प्रिंस चांग कहता है, ब्रदर आप इसके बारे में क्या करेंगे। तभी चांगनिंग रोते हुए कहती है, हिज मैजेस्टी, लेकिन मैंने उसे ओरिएंडो पाउडर नहीं दिया, बल्कि कुछ उसे कॉटन के पाउडर नशे दिए जिससे उसे खाली बस डस्ट होगा। ये सुन के तो याओ काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है, क्या कॉटन पाउडर, इसका मतलब है चियांग मियो ने मुझे ड्रग नहीं दिया। वहीं दूसरी तरफ वान रुंग काफी ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, नांग जिंग, तुम्हारे पास हमारे योर हाइनेस को दुख पहुंचाने की हिम्मत कैसे कर सकती हो। वार्निंग भी वान रुंग को शांत कराते हुए कहती, अभी सच्चाई सबके सामने नहीं आई है, इसलिए तुम शांत हो जाओ वान रुंग। फिर तो नांगजिंग भी रोते हुए कहती, मुझे ये देखकर बहुत ही ज्यादा दुख होता है कि मेरी कॉन्सर्ट काइंडनेस हर दिन भागती रहती है। नांगजिंग भी कहती, योर मैजेस्टी, वो पहले से ही घायल हो चुकी है और वो हर दिन ये सब सहती रहती है और वो हर दिन पीले चेहरे के साथ घर वापस आती है। ये सारी नांगजिंग की बातें सुनकर कॉन्सर्ट काइंडनेस भी चौंकते हुए कहती है, नांगजिंग मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। चांगनिंग रोते हुए बोली, मैं गलत नहीं हूँ योर हाइनेस, पिछले कुछ दिनों से आप ठीक से खाना भी नहीं खाती है और ना ही ठीक से सो भी पा रही है, ये निश्चित रूप से बिल्कुल अच्छा नहीं है आपके लिए। वान रुंग फिर कॉन्सर्ट वीचू से कहती है, वो मेड कितनी ज्यादा विचारशील है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता योर हाइनेस। वीचू वान रुंग से कहती है, ओह मैंने तो यहाँ पे किसी अलग स्टोरी के बारे में सोचा था, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर जो सभी भी कॉन्सर्ट है इस पर बिलीव करेगी। तभी ही कॉन्सर्ट मोरालिटी कहती है, ओह सभी कॉन्सर्ट जरा इसके बारे में सोचिए। और कॉन्सर्ट काइंडनेस तो सीरियसली दौड़ भी नहीं लगाई थी, है ना कॉन्सर्ट।
फिर तो सच में वो हर दिन कोर्टजेट पैलेस में आराम करती होगी, है ना। तभी डिमोरेंसी बोली, जी हाँ कॉन्सर्ट काइनेस, आपकी मेड सच्चाई नहीं बता रही है। तभी कॉन्सर्ट काइनेस भी कहती, हाँ मियो मेरी एक अच्छी दोस्त है, जब भी मुझे अच्छा महसूस नहीं होता है तो मुझे आराम करने देती है। तभी मोरलिटी भी कहती, हाँ सिर्फ कॉन्सर्ट काइंडनेस ही नहीं है, जब हमें भी अच्छा महसूस नहीं होता है तो वो हमें भी आराम करने देती है। और मुझे ये हाल ही में रियलाइज हुआ है कि रनिंग की वजह से मेरी बॉडी को काफी ज्यादा बेनिफिट मिला है। फिर हम यूचियाओ को देखते हैं जो उन मेड के सामने आके खड़ा हो जाता है और उनसे कहता है, अपने गुनाहों को कबूल करो और इस सजाओं से बच जाओ। तभी कॉन्सर्ट काइंडनेस आती है और नांगजिंग से कहती है, नांगजिंग तुम बचपन से ही मेरे साथ हो, तुम ऐसा मूर्ख काम कैसे कर सकती हो। नांगजिंग भी काफी ज्यादा कांपते हुए रोते हुए कहती है, योर हाइनेस ये सच में सिर्फ कॉटन पाउडर था जिसका मैंने इस्तेमाल किया था, मुझे नहीं पता कि ये ओलियंडर पाउडर में कैसे बदल गया। नांगजिंग की बातें सुन के काइंडनेस चिल्लाते हुए कहती है, नांगजिंग यहाँ तक कि कॉटन पाउडर भी नहीं, तुम इतनी क्रूर कैसे हो सकती हो। नांगजिंग तो ये सुन के काफी ज्यादा कांपते हुए यूचियाओ के सामने झुक जाती, कहती योर हाइनेस मैं तो सिर्फ। फिर तो काइंडनेस काफी ज्यादा नाराज होते हुए कहती है, नांगजिंग अगर ये तुम्हारा काम नहीं होता तो मैं किसी न किसी तरह से तुम्हारा नाम मिटा देती, लेकिन ये तो एक डेड फैक्ट है, मुझे इस पर बहुत ही ज्यादा शर्म आती है, आखिर मैं इस हैरम में कैसे घूमूंगी। काइंडनेस भी फिर नील डाउन हो जाती है और रोते हुए कहती, योर मैजेस्टी मुझे नहीं लगता कि इसके लिए मुझे माफ किया जा सकेगा। नांगजिंग भी रोते हुए कहती, योर मैजेस्टी ये सारी गलती मेरी है, योर हाइनेस तो बिल्कुल इनोसेंट है। काइंडनेस भी रोते हुए कहती, नहीं ये सारी मेरी गलती है, इसमें सारा फॉल्ट मेरा ही है, मैंने इसे सही से डिसिप्लिन नहीं सिखाया, इसीलिए पनिशमेंट के लिए मैं तैयार हुई योर मैजेस्टी। तभी प्रिंस चांग कहता है, अरे इतनी जल्दी मत करो कॉन्सर्ट काइंडनेस, आखिर लास्ट में ही सच्चाई की ही जीत होगी। प्रिंस चांग तभी याओ के पास जाते हुए कहता है, ब्रदर कॉटन पाउडर को ओलियंडर पाउडर में बदलने के लिए कुछ सीरियसली इसे चेक करना होगा हमें। तभी वहाँ पे युआन आ जाता है और बताता है, योर मैजेस्टी एंड योर हाइनेस एंड हीज हाइनेस एम्प्रेस आ गई है। याओ बोला, ओ अच्छा युआन, तो क्या एम्प्रेस अपनी लाइफ में वापस आ गई है। युआन बोला, हाँ योर मैजेस्टी वो ठीक है। ये सुन के तो वान रूम और वानिंग भागते हुए जाती है, रोते हुए कहती, योर हाइनेस। फिर मियो उठ जाती है, कहती, अरे मुझे इन लोगों ने तो 2 चैप्टर में दिखाया ही नहीं, और अपने मन में कहती, मुझे क्या हुआ था। तभी मियो के पास वान रूम और वानिंग रोते हुए भागते हुए आते हैं और मियो भी इन दोनों को इतना रोते हुए देख के शौक हो जाती है। तभी वान रूम कहती है, योर हाइनेस आपने तो हमें हद तक डरा दिया कि हमें मौत से भी डर लगने लगा। मियो फिर तो वान रूम से प्यार से सहलाते हुए कहती है, ओ अब और मत रो, देखो मैं वन पीस में ही हूँ। मियो फिर उठ के बैठ जाती है और अपने मन में सोचती है, क्या मुझे फिर से किसी ने दोबारा पॉइजन दिया था। तभी वहाँ पे याओ भी आ जाता है और वो भी मियो के लिए काफी ज्यादा वरीड होता है, कहता है, एम्प्रेस तुम्हें कैसा लग रहा है अभी। याओ की बातें सुन के तो मियो कहती, क्या तुम्हारा चेहरा, ओह जब मैं तुम्हारा चेहरा देखती हूँ तो मेरे सिर में दर्द होने लगता है और मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरे सिर पर 10 फीट का ट्रक चढ़ा दिया है मेरे ऊपर। और वहीं यूची याओ को मियो की बात घंटा समझ में नहीं आती हुई कहता है, क्या 10 टन ट्रक, ये आखिर क्या कह रही है। तभी वहाँ पे प्रिंस चांग भी आ जाता है, कहता है, योर हाइनेस एम्प्रेस अभी आप कैसा महसूस कर रही है, क्या अभी आपको ठीक लग रहा है। मियो फिर तो खुश होते हुए कहती है, ओ योर हाइनेस आपका थैंक यू कि आपने मेरी इतनी चिंता की। यूचिया उन दोनों को देखते हुए अपने गालों को खजवाते हुए अपने मन में कहता है, ओ मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मैं चांग और चियांग मियो के बीच में एक दीवार हूँ। या फिर जब उन दोनों की तरफ देखता है कि ओ वो दोनों लगता है प्यार में, आखिर मैं क्या सोच रहा था। चांग फिर तो राहत की सांस लेते हुए कहता है, ओ ये जानकर खुशी हुई कि अब तुम ठीक हो मियो। मियो भी फेक स्माइल हंसते हुए कहती, ही हाँ तुमने ठीक कहा, मैं ठीक हूँ। और फिर मियो अपने मन में कहती, मैं बिना कुछ जाने ही बेहोश हो गई। चांग फिर मियो को बताता है, कॉन्सर्ट काइंडनेस की मेट नांगजिंग ने कहा कि उसने आपको कॉटन पाउडर ड्रग दिया था, लेकिन ये ओलियंडर पॉइजन था जो आपको मिला। याओ भी मियो के पास आते हुए कहता है, एम्प्रेस अब कॉन्सर्ट काइंडनेस और उसकी मेट बाहर यॉर्ड में है, आप इसका डिसीजन लीजिए। मियो फिर तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए कहती है, योर मैजेस्टी क्या आप विलन बन सकते हैं, क्या आप ऐसा करेंगे।
फिर तभी वहाँ पे युआन आ जाता है, कहता है योर मैजेस्टी और योर हाइनेस कॉन्सर्ट काइनेस बाहर जो खड़ी है वो पनिशमेंट की मांग कर रही है और उन्होंने जो भी गलती की है वो उन्हें एक्सेप्ट करती है। ये सुन के चौंग कहता है क्या इतनी जल्दी कॉन्सर्ट काइनेस ब्लेम अपने ऊपर ले रही है, क्या वो सच सामने आने तक इंतजार नहीं करेंगी। युआन फिर बताता है योर हाइनेस कॉन्सर्ट काइनेस ने कहा कि वो ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि उसकी मेड ने एक बहुत बड़ी गलती की है, चाहे वो कोरिएंडर पाउडर हो चाहे कॉटन पाउडर। युआन की सारी बातों को सुन के चौंग कहता है ब्रदर आप क्या कहते हो इस बारे में। या तभी कहता है चांग हम उसी तरीके से काम करेंगे, कॉन्सर्ट काइनेस को डिमोटेट किया जाएगा और नांगजिंग को अगले डिपार्टमेंट के लिए नए विभाग में भेजा जाएगा। फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहां मियो कोर्टेड पैलेस में अपना वार्म अप कर रही होती है। फिर वेचू भी रनिंग करते हुए कहती है मियो थोड़ा आराम से दौड़ो। मियो तभी वेचू से हंसते हुए कहती ओ वेचू ये ठीक है, युआन शियाओ ने मेरे शरीर में से पॉइजन को निकाल लिया है इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है। वेचू कहती है लेकिन मियो आखिरकार ओरिएंडर पाउडर एक पॉइजन है, तुम इसे हल्के में नहीं ले सकती हो। मियो बोली ओ वीचू मैं ठीक हूँ, मुझे ये तरीका पसंद है। मियो रोते हुए अपने मन में कहती अगर मुझे पहले ही पता होता कि इस पॉइजन को खा के मुझे काफी ज्यादा शांति मिलेगी तो ये मैं तो पहले ही ट्राई कर चुकी होती। तभी वहाँ पे वानरूम भी आ जाती है और कहती है योर हाइनेस आपकी टी रेडी है। मियो भी काफी ज्यादा खुश होते हुए कहती है ओ वानरूम आखिरकार तुम यहाँ पर आई गई। मिया अपनी टी को एंजॉय करते हुए अपने मन में कहती है पॉइजन दिए जाने के बाद से यूची याओ अंत में वो कुछ थोड़ा सही हो गया है और वो सारी अपनी कॉन्सर्ट को मेरे पास नहीं बेच रहा है, वो अपनी सभी कॉन्सर्ट को मुझसे दूर रख रहा है। फिर तभी कोर्जेट पैलेस में वार्निंग काफी ज्यादा सैड होते हुए आती है, कहती योर हाइनेस। मियो भी हैरान होते हुए कहती है क्या हुआ वार्निंग, क्या किसी ने तुम्हें धमकाया। वार्निंग रोते हुए कहती है योर हाइनेस नांगजिंग चली गई है। मिया बोली क्या वो चली गई, क्या वो नए डिपार्टमेंट में नहीं है, अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं। वार्निंग रोते हुए कहती योर हाइनेस मुझे वहाँ की चीफ मेट ने बताया कि नांगजिंग पूछताछ बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसने फांसी लगा ली और उसने फांसी लेने के लिए बेल्ट का इस्तेमाल किया योर हाइनेस। वीचू बोली ओ ये अच्छा नहीं हुआ, वो पूछताछ बर्दाश्त नहीं कर सकी, उसे हमेशा के लिए चुप करा दिया गया, ये भी नहीं कहा जा सकता। मियो भी बोली हाँ युआन शियाचाओ ने एक बार मुझसे बताया था कि बहुत सी चीजें बात सच नहीं होती है, हैरम में जिंदा रहना ही ये एक ब्लेसिंग है। वार्निंग और वार्निंग भी रोने लगते हैं। तभी वार्निंग गुस्से में रोते हुए कहती है उसने मेरी योर हाइनेस को ड्रग दिया, उस नांगजिंग से मैं नफरत करती हूँ लेकिन जब वो चले गई है तो मुझे इसके लिए इतना ज्यादा दुख क्यों हो रहा है। वांडू भी रोते हुए कहती ये तो पक्का है योर हाइनेस के साथ जो कुछ हुआ उससे पहले नांगजिंग और नांगबिंग हमारी अच्छी दोस्त थी, हम एक अच्छी सिस्टर बन के रहते थे। फिर वो दोनों रोने लगती है और वार्निंग रोते हुए कहती है पैलेस एक जीता जाता नर्क है, नांगबिंग जैसी एक अच्छी इंसान अचानक से मर गई और नांगजिंग जैसी एक लेडी एकदम क्रूर हो गई। मियो भी इन दोनों को शांत कराते हुए कहती है ओ सच में ये पैलेस एक जीता जाता नर्क है। मियो फिर तो अपने बारे में सोचते हुए कहती है अपने मन में ये तो मेरी किस्मत है कि मैं अभी तक जिंदा हूँ, अगर ये मेरी एंटीज बॉडी ठीक से काम नहीं करती तो मैं तो फिर कहीं और दफन हो चुकी होती। विचू भी निराश होते हुए कहती ओ मियो कॉन्सर्ट काइनेस एक काफी ज्यादा दयालु व्यक्ति रही है, उसे इस बात का काफी ज्यादा बुरा लग रहा होगा। मियो बोली विचू ये मैं नहीं बता सकती कि उसे बुरा लग रहा होगा या आभार, हम सिस्टर्स है, तुम्हें पता है हम फिर जब मिलेंगे तो बहुत अजीब लगेगा। विचू बोली हाँ मियो ये सही है, ये एक छोटी सी दुनिया है, जब हम जमीन पर नहीं होते हैं तो हम अंत में जरूर उससे मिल सकते हैं। मियो बोली विचू ये ठीक है, मैं अपने एल्डर ब्रदर के नाम को साफ करना चाहती हूँ और अब मैं इसे बेवकूफ भरे मामले से बाहर नहीं निकाल सकती। मियो फिर गार्डन में ऐसे ही टहल रही होती है, तभी उसे आवाज आती है क्या तुम कह रही हो कि बेवकूफ भरी बातें। तो फ्रेंड ये हमारा शो कुकिंग होता है, अगर आप लोग ने 13 चैप्टर देखा होगा तो उसमें ये एक लेडी बन के डांस कर रहा होता है। मियो पेड़ पे देखती है ओ शू ये तुम हो। शू तभी पेड़ से नीचे जंप मारते हुए कहता है अरे अरे अब तो अपनी लाइफ को तुम पूरी तरीके से एंजॉय कर रही हो है ना मियो। शाह को पेड़ के ऊपर से ऐसा जंप लगाते हुए देख के मियो और वीचू काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर तो भाई शू फुल स्वैग में आते हुए
अपना चांद दिखाते हुए उन दोनों से कहता है, अरे तुम मेरे ब्यूटीफुल फेस से अपनी नजर को नहीं हटा पा रही हो, है ना? भूल जाओ कि तुम मुझे पा सकती हो। सू भी फिर काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहता है, अरे चियांग मियो ऐसा क्यों है? तो क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती है? और मियो भी उसे देखते हुए कहती है, अरे अब ये क्यों यहाँ पे आ गया है? मियो तभी चौंकते हुए चिल्लाते हुए कहती है, क्या तुम एस्टल हाउस से शू बुकिंग नहीं कर रहे हो? शू मियो को ऐसे चीखते हुए चिल्लाते हुए देखते हुए अपने मन में कहता है, ओ बिंगो, थैंक गॉड तुम इतना पॉइजन खाने के बाद भी तुम म्यूट नहीं हो। मियो बोली, हे शू तुम इस डॉग हाउस में क्या कर रहे हो? नहीं, तुम तो रॉयल पैलेस में, आखिर तुम्हें एंटर करने किसने दिया है? शू फिर तो भागते हुए मियो को हाथ को पकड़ लेता है और ये देख के मियो और वीचू की आंखें फटी की फटी रह जाती है। शू ब्लश करते हुए कहता है, ओह जब से तुमने आखिरी बार हेस्टल हाउस में विजिट किया था तब से काफी समय बीत चुके हैं, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। मियो फिर तो उससे अपना हाथ को खींचते हुए उससे दूर होते हुए और इनोइंग सा फेस बनाते हुए कहती है, अरे तुम तो एकदम से घटिया हो। सो फिर तो मियो को अपना चांद दिखाते हुए उसे आंख मारते हुए कहता है, अरे ऐसा मत करो मास्टर जियांग। और ये देख के तो मियो को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। मियो गुस्से से अपना उसको पंच दिखाते हुए कहती है, शू बुकिंग अगर इसी तरह चलता रहा तो मैं तुम्हारे फेस पे मुक्कों की बरसात कर दूंगी। शाओ फिर तो स्ट्रेट खड़े हो जाता है और सीरियस फेस बनाते हुए कहता है, ये सही है। फिर वहीं हम वीचू को देखते हैं जो मियो के पास जाती है, फुसफुसाते हुए कहती है, मियो आखिर ये कौन है? मियो फिर तो अपने सर को सहलाते हुए कहती है, ओ वीचू ये एक कॉस्ट ट्रेसर है। ये सुन के तो भाई शू भी काफी ज्यादा नाइस बनते हुए कहता है, हे ब्यूटी। वीचू तो शू को देख के काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहती, क्या ये एक गोस्ट रेसर है? शू भी इसे ग्रीटिंग करते हुए कहता है, योर हाइनेस कॉन्सर्ट वीचू, हम पिछली बार जब मिले थे जब एम्प्रेस डुअगर की बर्थडे की बैंक्वेट पार्टी थी। ये सुन के तो वीचू सोचने लगती है और अपने मन में कहती, क्या मैं उनसे पहले मिली थी? मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है कि मैं इनसे मिली थी। तभी सडनली वीचू को याद आ जाता है, क्या ये वही डांसर है? और वीचू चौंकते हुए कहती, क्या तुम सच में वही तुम हो? सू भी फिर एटीट्यूड में कहता है, हाँ ये मैं हूँ, शू मिंग यांग, वो डांसर लेडी। और उसके मुंह से सच्चाई जान के तो वीचू चीखते हुए कहती, क्या तुम एक मैन हो? ये तो एक क्राइम है। फिर तो सू अपना इम्प्रेशन दिखाते हुए कहता है, ओ हाँ कॉन्सर्ट वीचू, यूची और ये जानता है। तभी मियो भी कहती है, ओ वीचू ये ठीक है, ऐसा लगता है कि भी कोई एक रॉयल एजेंट है जो बाहर जाके सपोर्टिंग हाउस चलाता है। ये सुन के तो वीचू हैरान होते हुए कहती है, क्या स्पोर्टिंग हाउस? स्पोर्टिंग हाउस? वीचू को इस तरह देख के तो शू काफी जोश से हंसने लगता है, हा हा हा। और वो आगे कहता है, मेरा मानना था कि जियांग मियो वो सबसे बड़ी पागल है, लेकिन मुझे अब जाके पता चला कि कॉन्सर्ट वीचू वो तो उससे भी बड़ी पागल है। मियो तभी आती है और शू को एक चमाट मारते हुए कहती, शू के बच्चे आखिर तुम किसे पागल कह रहे हो? फिर तो मियो के चमाट से शू के सीधा टकला ही फुट जाता है और उसके सर पे एक घुमटा निकल आता है। शू कहता है, ओ मियो तुम सचमुच काफी ज्यादा रूड हो। और मियो भी उसे देख के, अरे भाई मैंने तो सिर्फ एक चमाट मारा था, इतना ओवर एक्टिंग क्यों कर रहा है? मियो तभी स्ट्रेट खड़े होते हुए कहती है, शू बुकिंग आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? शू तभी मियो को बताता है, वैसे मेरा यहाँ आने का कारण तुम्हारा चार्मिंग प्रिंस चॉन्ग है, और ये सोचकर कि आप अपने ब्रदर के लिए काफी ज्यादा चिंता कर रही है, और उसने मुझे एक मैसेज के साथ आने के लिए कहा। शू की सारी बातों को सुनने के बाद मियो और वीचू वो दोनों एक साथ कहती, आखिर वो क्या मैसेज है? तो क्विंग तो फिर अपने कान को खुजवाते हुए कहता है, ओ जियांग मियो सुनो, फिर प्रिंस चॉन्ग ने सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया है, और ये भी कैसे कि चीफ यांग ने जियांग चूचन को कैसे फंसाया, और मियो आपके एल्डर ब्रदर इंपीरियल क्लैन कोड में है और वो बिल्कुल सेफ है, आप दोनों को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। वीचू ये न्यूज सुन के काफी ज्यादा इमोशनल होते हुए कहती है, ओ ये तो सच में अच्छी खबर है। तभी मियो पूछती है, बुकिंग क्या चीफ यांग कॉन्सर्ट डिमोरेंस के डैड है? बुकिंग बोला, ओ मियो वाह तुम्हें ये पता है? मियो फिर तो खुद पे प्राउड करते हुए कहती है, ओ फिर से मैं डम्प नहीं हूँ। मियो कहती, वैसे भी हैरम में ज्यादा लोग नहीं है तो मुझे सभी लोगों के नाम याद रखने में ज्यादा मुश्किल नहीं है, और मुझे वैसे भी हर सिचुएशन के लिए तैयार होना चाहिए। बुकिंग बोला, हाँ आपने ये बात बिल्कुल सही कही, क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा लकी है क्योंकि आप अभी भी जिंदा है। मियो बोली, बुकिंग गलती हर किसी से होती है,
विकिंग बोला, मियो बंदर पेड़ से गिरते हैं, है ना? उन्होंने आपको लगभग मार ही डाला था। ओ मियो, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन मैंने सुना है कि वो किंग याओ को आपकी प्रोटेक्शन के लिए आपके चैट हाउस में उसे भेज रहे हैं। ओ, मैं आपके लिए काफी ज्यादा खुश हूँ। गुड लक चियांग मियो। मियो तभी दूसरी तरफ देखते हुए अपने मन में कहती है, किंग याओ वो कोई क्लोन नहीं। फिर तब वो किंग कहता है, ओ अब बहुत हो गई बातचीत, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वुई किंग रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? वुई किंग वहाँ से जाते हुए कहता है, चियांग मियो मैं एम्प्रेस ड्रॉगर के लिए सिंगिंग और डांस करने जा रहा हूँ। और वहीं मियो काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हुए कहती, आखिर ये किंग याओ कौन है? और विर्चू तो काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहती, मियो ये तो बहुत ही बढ़िया है चूचैन। मियो तभी विर्चू को चुप कराते हुए कहती, हे चुप हो जाओ, क्या तुम चाहती हो चूचैन जल्दी मर जाए? विर्चू फिर काफी ज्यादा खुश होते हुए कहती है, मियो मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि प्रिंस शांक हमारी मदद करेंगे। मियो बोली, हाँ विर्चू। और मियो फिर अपने मन में कहती है, यूची जांग को ये पता लगाने के लिए मरना होगा कि चियांग मियो जिससे वो प्यार करता है वो चली गई है। नहीं, मुझे उसे सच बताना ही होगा। जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं उसे बता दूंगी। विर्चू भी खुशी के आंसू रोते हुए कहती है, मियो प्रिंस शांग चीफ चियांग का नाम साफ करेंगे। और वहीं मियो अपने मन में सोचती है, चियांग फैमिली को ये जानकर बहुत ही ज्यादा दुख होगा कि मैं चियांग मियो नहीं हूँ। विर्चू भी मियो को मायूस होते हुए देख के बोलती है, मियो ज्यादा चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मियो अपनी सब्जियों को देखते हुए कहती है, ओ विर्चू मैं हमेशा की तरह ठीक हूँ। फिर वहीं गोटेट पैलेस में इंपीरियल पैलेस से एक गार्ड आते हुए कहता है, आपके लिए मैसेज है हिज मैजेस्टी की तरफ से। मियो और विर्चू से ग्रीटिंग करते हैं। फिर मियो अपने मन में सोचती है आखिर उसका क्या प्लान है। फिर वो गार्ड उन दोनों को मैसेज बताता है कि हिज मैजेस्टी ने आप दोनों के लिए मैसेज भेजा है, योर हाइनेस द एम्प्रेस हिज मैजेस्टी ने आप लोग को इनवाइट किया है इंपीरियल गार्डन में, ताकि आप वहाँ पर आके उन सारी चीजों को एंजॉय कर सके। और वहाँ पे काफी सारे रेयर फूल है और काफी अच्छे अच्छे गार्डन है, तो प्लीज आप वहाँ पर आइए और एंजॉय कीजिए। मिया फिर तो दूसरी तरफ देख के हंसते हुए अपने मन में कहती है, क्या वो गार्ड जाके उस डॉग को कह सकता है कि मैं ऐसा नहीं चाहती? फिर तो मियो सैड होते हुए मजबूरन कहती, ओ ठीक है हम समझ गए। विचू तभी मियो से कहती, योर हाइनेस आपको ऐसा कहना चाहिए कि सेविंग द हेल हिज मैजेस्टी, हमारे हिज मैजेस्टी हेल से बचे रहे। फिर तो मियो को ये सुन के गुस्से में हंसते हुए कहती है, हिज मैजेस्टी गो टू हेल, हिज मैजेस्टी सीधा नर्क में जाए। ये सुन के तो वो गार्ड भी काफी ज्यादा डर जाता है, उसके बॉडी में से टोटल पसीने निकलने लगते हैं। कहता है, योर हाइनेस इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और वो गार्ड काफी तेजी से उधर से निकल जाता है। और विचू भी हंसते हुए कहती है, ऐसा लगता है कि मियो खुश नहीं लग रही है। मियो बोली, ओ विचू मैं तो लकी हूँ कि यूचियाओ ने मुझे बाहर नहीं निकाला। मियो फिर अपने मन में सोचती है, आखिर क्या वो मुझे फ्लावर देखने के लिए ही सिर्फ इनवाइट किया है या फिर मुझे फ्लावर लेडी समझता है? आखिर उसका पर्पस क्या है? मियो फिर सैड होते हुए कहती है, ओ विचू मैं उसकी कॉन्सर्ट से तंग आ चुकी हूँ। मियो फिर तो हैरान होते हुए विचू की तरफ देखती है और कहती है, वो भी तो उसकी एक कॉन्सर्ट है। मियो विचू को समझाते हुए कहती है, अरे सीस मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रही हूँ। विचू बोली, मियो मुझे पता है मियो तुम काफी ज्यादा प्योर और काइंड हो, लेकिन हैरम बहुत ही गहरा पानी की तरह है, ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल रहा होगा। मियो फिर तो फुल जोश में आते हुए कहती, वीचू यही लाइफ है। मियो फायर अप होते हुए गुस्से में अपने मन में कहती है, उस याओ डॉग से मुझे डर लगता है। मियो को ऐसे देख के वीचू अपने सर पे हाथ रखते हुए कहती है, ओ मियो तुम इंपीरियल गार्डन जा रही हो ना कि तुम हेल में। मियो फिर जोर से चिल्लाते हुए कहती, वीचू चाहे मेरी आजादी हो चाहे मेरी डेथ, गॉड मेरे साथ होगे। विचू मियो को शांत कराते हुए कहती है, अरे मियो ये इतना भी सीरियस नहीं है, शांत हो जाओ। फिर सीन चेंज होता है और हम इंपीरियल पैलेस में देखते हैं याओ और चांग वो दोनों साथ में बैठ के चेस खेल रहे होते हैं। याओ चांग से कहता है, चांग मियो यहाँ पर किसी भी समय आ जाएगी, क्या किंग याओ अपनी जगह पर है? चांग सैड होते हुए कहता है, ब्रदर अगर ये शैडो गार्ड की बात होती तो मैं इसे संभाल सकता हूँ, लेकिन ये किंग याओ है, मैं ये नहीं कर सकता ब्रदर। याओ बोला, ओ अच्छा मैं उम्मीद करता हूँ कि किंग याओ को जियांग मियो के अंदर कुछ दिख जाए, वो उसे अच्छी तरीके से देख सके। चांग भी खुश होते हुए कहता है, हाँ ब्रदर ये सही है,
मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो लोगों के रंग या रूप से देखे, मैं उनके अपीयरेंस से देखता हूँ। चियाओ ने मियो को और सभी कॉन्सर्ट को इनवाइट किया होता है इंपीरियल गार्डन में। फिर हम इंपीरियल गार्डन का सीन देखते हैं जहाँ मियो और वीचू आई होती है। वो दोनों गार्डन में घूम रहे होते हैं। तभी मियो रोते हुए कहती है, सच में उस डॉग ने अपने पास कई सारे ब्यूटीफुल फूल्स रखे हैं। वीचू मियो को समझाते हुए कहती है, ओ मियो मत रो, देखो हम इंपीरियल गार्डन के बीच में ही हैं। मियो रोते हुए कहती है, वीचू जरा इस फ्लावर को देखो, मैं सच में इस फूल को अपने कोर्जेट पैलेस में रखना चाहती हूँ। मिया फिर अपने आप को संभालते हुए कहती है, भूल जाओ, सिर्फ जंगली फूल ही कोर्जेट पैलेस में जिंदा रह सकते हैं। ओ ये पोनी फ्लावर, ये सचमुच काफी ज्यादा अच्छे हैं। वीचू बोली, मियो अब क्योंकि हिज मैजेस्टी ने आपको फ्लावर देखने के लिए, एंजॉय करने के लिए इनवाइट किया है, तो आप चाहे यहाँ पर बार बार आ सकती है। मिया बोली, अरे नहीं नहीं वीचू, मुझे माफ करे, मैं एक लो लाइफ की हूँ और मुझे शांति पसंद है जो कोर्टेट पैलेस में है। वीचू हंसते हुए कहती है, ओ मियो तुम कुछ पहले से अलग दिख रही हो। मियो बोली, वीचू बेशक मैं वो पुरानी वाली चियांग मियो नहीं हूँ जो मैं हुआ करती थी, मैं चियांग मियो जो मर के दोबारा जी चुकी हूँ। वीचू बोली, ओ हाँ हाँ ठीक है, आप वो चियांग मियो नहीं हो जो पहले हुआ करती थी और तुम रिबॉर्न हो चुकी हो। मियो निराश होते हुए कहती है, अफसोस की बात है, काश तुम इसे पता कर पाती। मिया और विशु के पास तभी कोई आने लगता है और वो हमारी कॉन्सर्ट काइटनेस होती है और वो सिंपल कपड़े में आई होती है क्योंकि उसको पनिशमेंट मिली होती है। काइटनेस आगे बढ़ते हुए ग्रीटिंग कहती है, ग्रीटिंग योर हाइनेस द एम्प्रेस, योर हाइनेस द कॉन्सर्ट विशु। मिया भी काइटनेस की तरफ देखती है। तभी विशु कहती है, ओ कॉन्सर्ट काइटनेस, मुझे नहीं पता था कि आप भी यहाँ पर हो। काइटनेस निराश होते हुए कहती है, कॉन्सर्ट विशु, अब मैं कोई कॉन्सर्ट काइटनेस नहीं हूँ और मुझे कॉन्सर्ट की पोजीशन से हटा के एक कॉन्क्यूबाइन बना दिया गया है। ये सुन के तो मियो अपने माइंड में सोचती है, ओ इसमें कोई आशा नहीं कि यूचियाओ ने मुझे फ्लावर को एंजॉय करने के लिए इनवाइट क्यों किया। ओ अच्छा, तो ये कुतिया कमाल उनमें से एक होनी चाहिए। मियो फिर तो हंसते हुए कहती है, ओ कियान युन, तुम किस बारे में बात कर रही हो, और यहाँ पे तो कोई भाई नहीं है, तुम तो हमारी सबसे बेस्ट सिस्टर हो। काइटनेस रोते हुए कहती है, मगर लेकिन मियो मैं इसके लायक नहीं हूँ। काइटनेस को रोते हुए मियो अपने मन में कहती है, ओ उसे जाते हुए देखो, उसके सारे आंसू देखो, उस डॉग को तो अपना मोटा पिछवाड़ा है इसके सामने लेके आना चाहिए ताकि वो पहले वाली पोजीशन पे आ जाए। मियो फिर तो उसे कंसल्ट करते हुए कहती है, ओ काइटनेस मत रो, ये लो रुमाल और अपने आंसू पोंछो, ये बकवास है बेचारी मेरी सीस। काइटनेस रोते हुए और अपने आंसू को पोंछते हुए कहती, ओ मियो नांगजिंग ने तुम्हें पॉइजन दिया, मैं अभी तक ये बात को समझ नहीं पाई हूँ। मियो काइटनेस को समझाते हुए कहती है, अरे छोड़ो, लेकिन मैं अभी भी देखो जिंदा हूँ और गुलाबी रंग की हूँ, इसके अलावा अब नांगजिंग नहीं रही। मियो फिर तो अपने मन में कहती है, आखिर वो डॉग अभी तक यहाँ पे क्यों नहीं आया, और मैं एक्टिंग कर करके थक गई हूँ, मुझे तो एक्टिंग के पैसे भी नहीं मिलते हैं। फिर तो काइटनेस भी रोते हुए कहती, नहीं मियो नहीं, ऐसा नहीं है, नागजिंग ने इस तरह का काम किया और मुझे ही इसका ब्लेम देना चाहिए क्योंकि वो मेरे लिए काम करती थी। मियो बोली, ओ काइटनेस, मैं तुम्हें इसके लिए ब्लेम नहीं कर सकती और एक मेड तुम्हें और मुझे इस तरह अलग नहीं कर सकती, आखिरकार हम अच्छी सिस्टर्स हैं। मियो की बातें सुन के काइटनेस काफी ज्यादा खुश होते हुए कहती, मियो तुम मुझे इसके लिए ब्लेम नहीं करती हो। मियो बोली, हाँ सच में काइटनेस, मैं तुम्हें इसके लिए ब्लेम नहीं करती हूँ। काइटनेस को दिलासा देते हुए कहती, ओ आखिरकार हम अच्छी बहनें हैं, और वो अपने मन में कहती, हाँ सिर्फ आज के लिए। तभी मियो को पीछे से आवाज आती है, कोई चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कीमती फल चुराने की, तुम एक सड़े हुए मांस हो। वीचू तभी चिल्लाते हुए कहती है, यहाँ पर क्या हंगामा हो रहा है। मियो भी उसी साइड देखती है और हम देखते हैं कि सारे सर्वेंट लोग एक लड़की को काफी ज्यादा मार रहे होते हैं। ये देख के मियो को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, चिल्लाते हुए कहती, बस यहीं रुक जाओ। वो सारे सर्वेंट भी मियो के सामने झुक जाते हैं, डरते हुए कहते हैं, ग्रीटिंग योर हाइनेस द कॉन्सर्ट वीचू और कॉन्क्यूबाइन काइटनेस। वीचू उन सर्वेंट को चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हारे पास आंखें हैं ना, यहाँ पर देखो, हिज हाइनेस द एम्प्रेस आई है।
और तुम सभी अपने आप को बेहतर बनाओ। सारे सर्वेंट कहते हैं जी कॉन्सर्ट बेचू, और वो सभी वहाँ से चले आते हैं और वो गर्ल बेचारी काफी ज्यादा कांप रही होती है। फिर वो गर्ल को हम देखते हैं जो काफी ज्यादा इंजर्ड होती है और उसके पास वही चुराए हुए फल होते हैं। और कॉन्सर्ट काइनेस उसे देखते हुए कहती है उई इसका हालत तो देखो। काइनेस की बातें सुन के वो गर्ल काफी ज्यादा सैड हो जाती है। काइनेस पीछे हटते हुए कहती है ओ नहीं वो कितनी ज्यादा भयानक है। ये सुन के तो वो गर्ल और भी ज्यादा फिर सैड होते हुए वो रोने लग जाती है। तभी मिया आगे बढ़ते हुए आती है और उसे रुमाल देते हुए कहती है तुम्हारा नाम क्या है और तुम किस पैलेस से हो। और वो गर्ल फिर काफी ज्यादा कांपने लग जाती है। मिया कहती है डरो मत वो पहले ही चले गए और अब वो तुम्हें नहीं मारेंगे। मिया बोली क्या तुम अपने पैरों पे खड़े हो सकती हो। मिया तभी उसकी मदद करते हुए अपने हाथ को आगे बढ़ाती है ये चलो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। वो गर्ल मिया को एप्पल देते हुए कहती है और हाइनेस मैं सिर्फ आपको एक ही दे सकती हूँ बस इतना ही। मिया उसे समझाते हुए कहती ओ मुझे तुम्हारा फल नहीं चाहिए। फिर वो गर्ल कहती और हाइनेस आप इसकी हकदार है आपने मेरी मदद करी और ये मेरी तरफ से आपको एक थैंक यू गिफ्ट है। रीचू को भी इस गर्ल के लिए काफी ज्यादा सॉरी फील करते हुए कहती है ओ बेचारी सोचो कि इसे उन थोड़े से फल के लिए उसे कितनी मार मिली। आखिर तुम कहाँ से हो। वो गर्ल भी फिर हेजिटेट करते हुए बताती मैं डॉग हाउस से हूँ। ये सुन के तो मिया चौंकते हुए कहती क्या डॉग हाउस, लेकिन मैंने तुमसे वहाँ पे पहले कभी नहीं मिला। मैं भी डॉग हाउस में रहती हूँ तुम्हें पता है। तभी वीचू बताती है योर हाइनेस कोचेट पैलेस ट्रेडिशनल डॉग हाउस नहीं है और कोचेट पैलेस की आखिरी ओनर डिवांग एम्परर की नोबल कॉन्सेप्ट थी। जब तक कि वो पागल नहीं हो गई और अचानक से उसकी डेथ नहीं हो गई तब तक कोचेट पैलेस का डिसलैंड नहीं हुआ। हैरम में एक और डॉग हाउस है और उसे कोल्ड वेदर फ्लावर्स कहते हैं। मिया भी हैरान होते हुए हंसते हुए कहती है क्या कोल्ड वेदर फ्लावर, ये नाम तो कोचेट पैलेस के लिए एकदम सही है। रेचल सोचते हुए बोली योर हाइनेस लेकिन मुझे जहाँ तक याद है कि कोल्ड वेदर फ्लावर्स में कोई नहीं है। वो गर्ल से थोड़ा डरते हुए बताती है वेदर फ्लावर में बस मैं हूँ। मिया भी इसके लिए सॉरी फील करते हुए अपने मन में कहती वो बेचारी लड़की उसे दूसरी की तरफ से उसे बुली किया जा रहा है और उसे इसके लिए ब्लेम किया जा रहा है और उसे तो ऑथर द्वारा आजाद कर दिया जाना चाहिए इसलिए वो डॉग हाउस में रहती है छिपकर और वो अपनी लाइफ को ऐसे ही बचा सकती थी। मिया भी खुश होते हुए जाती है कहती है तुम चिंता मत करो हम तुम्हारे लिए कोई भी बुरा इंटेंशन नहीं रखते। और क्या तुमने इसलिए फल चुराया क्योंकि तुम भूखी थी। हाँ योर हाइनेस मैंने उन्हें कहते हुए सुना कि ये फल बिल्कुल ही बेकार है उन्हें जाकर फेंक दो। और वो सारी मेड बात कर रही थी कि ये फल एक कचरा है इसे जल्द ही फेंक दिया जाएगा और ये इतने कीमती फल नहीं है जितना कि उन लोगों ने कहा था। मिया तभी इसकी सारी बातें सुन के उसे समझाते हुए कहती है बस वो तुम्हें पीटने के लिए बहाना बना रहे थे और नेक्स्ट टाइम ट्राई करना कि तुम उन लोगों से अलर्ट रहो। वो गर्ल भी निराश होते हुए कहती है ओ अच्छा ऐसा है। ऋषि बोली ओ हो उन्हें बिल्कुल भी मेहनत नहीं है। उन नोबर्स लेडी को जो कुछ भी खाने मिलता है लेकिन वो नहीं खाती। फिर मियो ही बोली हाँ ऋषु हम यहाँ पर नए नहीं है हम इम्पीरियल हाउस डिपार्टमेंट के बारे में जानते हैं है ना। मियो फिर उस गर्ल को अपना इंट्रोड्यूस देते हुए कहती है मैं चियांग मियो हूँ कोल्ड जेट पैलेस से। अगर तुम्हें फिर से भूख लगे तो तुम हमारे पास आ सकती हो कम से कम तुम्हें भरपेट खाना तो मिल जाएगा भले ही वो बहुत ज्यादा ना हो। मियो के पास काइनेस से आते हुए कहती है मियो क्या तुम उसे अपनी मेड बनाने के लिए एक्सेप्ट कर रही हो। मियो भी फिर खुश होते हुए कहती है हाँ जब तक वो चाहेगी वो कोचेट पैलेस में आके एक प्लेट खाना खा सकती है इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। रेचू भी आगे बढ़ते हुए कहती है तुम्हारा नाम क्या है। योर हाइनेस तुम्हें अपनी पर्सनल मेड बनाना चाहती है क्या तुम उनकी मेड बनना चाहती हो। मियो भी कहती है अरे रेचू नहीं नहीं मैं उसे मेड नहीं कहूंगी और कोचेट पैलेस में ये रूल है कि कोई मजदूरी नहीं कोई खाना नहीं मैं बस एक बदकिस्मत लड़की हूँ और गरीब हूँ। ये सारी बातें मियो की सुन के वो गर्ल कहती योर हाइनेस मेरा नाम किंग याओ है और मैं आपकी मेड बनने के लिए और आपको सर्व करने के लिए तैयार हूँ। मियो फिर किंग याओ की उतने मदद करती है और खुश होते हुए कहती है ओ अच्छा तो तुम्हारा नाम किंग याओ है और ये एक ब्यूटीफुल नेम है। यहाँ से आगे आप वन रूम और वार्निंग के साथ कोचेट पैलेस में साथ रहेंगी। किंग याओ अब से तुम भी कोचेट पैलेस की एक मेंबर हो।
तभी काइनेस वरिड होते हुए कहती, मियो क्या ये बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी नहीं है? विशु भी सहमति दिखाते हुए कहती, हाँ योर हाइनेस ये ठीक है, पिछली बार बहुत ज्यादा ड्रामा हो गया था और आप तो योर हाइनेस अभी अभी अपने पैरों पर चल रही हो। क्या ये बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी नहीं होगी? बेहतर होगा कि हम इंपीरियल हाउस हाउस डिपार्टमेंट में जाके इसके बारे में पता लगाए। मियो फिर तो काफी ज्यादा खुश होती हुए एक्साइटेड होते हुए कहती, ओ विशु इसमें बड़ी बात क्या है, मैं ठीक हूँ, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैंने उसे प्रॉमिस किया है, प्रॉमिस तो प्रॉमिस होता है और मैं अपने वर्ड्स पर कायम रहूंगी। किंग जाओ भी काफी ज्यादा खुश होते हुए कहती है, ओ योर हाइनेस आप एक काफी ज्यादा गुड पर्सन है, गॉड ब्लेस यू योर हाइनेस। तो मियो और सभी कॉन्सर्ट इंपीरियल गार्डन में फूलों को एंजॉय करने के लिए आती है और सभी कॉन्सर्ट गार्डन में घूम रही होती है और सभी फूलों को देखकर एंजॉय कर रही होती है। मियो फिर रुक जाती है और काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हुए कहती है, अच्छा तो फिर यूचियाओ ने मुझे यहाँ पर क्यों इनवाइट किया? वीचू हैरान होते हुए कहती है, योर हाइनेस क्या आप हिज मैजेस्टी को उनके नाम से बुलाती है, क्या आपके लिए सही है? मिया फिर तो इमोशनल होते हुए उस फ्लावर को देखते हुए अपने मन में कहती, मैंने तो इस कमीने को पहले ही माफ कर दिया है और फिर भी मुझे यहाँ पर क्यों रहना पड़ रहा है? मैं उसकी सारी कॉन्सर्ट से मिलना नहीं चाहती। मिया खुद को शांत करते हुए कहती, ओह अफसोस वो आखिर कहाँ है? मियो को ऐसे देख के काइनेस कहती, मियो क्या तुम किसी का इंतजार कर रही हो? मियो फिर तो फेक स्माइल हंसते हुए कहती, ओ काइनेस नहीं नहीं मैं किसी का भी इंतजार नहीं कर रही हूँ। मियो फिर अपने मन में कहती है, क्योंकि वो डॉग दिखाई नहीं दे रहा है इसीलिए बेहतर होगा कि बस मैं भी वापस यहाँ से चले जाऊँ। मियो सभी जगह नजर घुमा रही होती है आखिर वो डॉग किधर है, तभी उसकी नजर एम्प्रेस टुआगर पे जाती है और उसे देख के काफी ज्यादा चौंक जाती है, हाँ आखिर ये यहाँ पर क्या कर रही है? मियो फिर तो अपने सर को पकड़ते हुए कहती, अरे नहीं मुझे पता था कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा। मियो फिर तो हंसते हुए कहती है फेक स्माइल के साथ, वीचू क्या अभी मेरे पास थोड़ा सी समय बचा है मुझे यहाँ से जाने के लिए? वीचू तो फिर एक्साइटेड होते हुए कहती है, मियो आप क्या सोच रही है, वो तो एम्प्रेस टुआगर है। मियो रोते हुए अपने सर को पकड़ते हुए कहती, इसीलिए तो वीचू मैं उससे मिलना नहीं चाहती। मियो फिर तो कहती अपने मन में, अरे यार उस ओल्ड वुमन से निपटना यूचियाओ की कॉन्सर्ट से निपटना ज्यादा मुश्किल है और कौन जानता है कि इस बार वो मुझ पर कहाँ से अटैक करेगी। मियो फिर तो वहाँ से भागते हुए कहती है, मुझे यहाँ से जाना होगा काइनेस और वीचू। और मियो को वहाँ से भागते देख वो दोनों हैरानी से उसे देखने लगती है। तभी एम्प्रेस ड्रैगन कहती है, क्या तुम एम्प्रेस हो? एम्प्रेस ड्रैगन की आवाज सुन के तो मियो भी काफी ज्यादा चौंक जाती है और कहती है, अरे नहीं अब तो मैं गई। मियो एम्प्रेस ड्रैगन को देख के वहीं पत्थर की तरह जम जाती है और अपने मन में कहती है, बकवास, इसने मुझे देख लिया, वो जरूर मुझ पर इल्जाम लगाएगी और मुझ पर ताने मारेगी, लेकिन अब मुझे उसके सामने जाना ही होगा। मियो फिर आगे बढ़ते हुए आती है और ग्रीटिंग करती है, ग्रीटिंग योर हाइनेस द एम्प्रेस टुआगर। एम्प्रेस टुआगर स्माइल करते हुए कहती, ओ एम्प्रेस आज तुमको इंपीरियल गार्डन में क्या लेकर आया है? एम्प्रेस टुआगर की ये सारी बातें मियो को जाके एक तीर की तरह चुभ जाती है। मियो रोते हुए अपने मन में कहती, ये बात तो आपको अपने बेटे से पूछना चाहिए और मैं तो अपने डॉग हाउस में वेजिटेबल फार्मिंग करने के साथ साथ एंजॉय भी कर रही थी। मिया फिर स्माइल करते हुए कहती है, एम्प्रेस ड्रैगन हिज मैजेस्टी ने आज मुझे इनवाइट किया है इस इंपीरियल गार्डन में ताकि मैं यहाँ के मौसम को एंजॉय कर सकूँ और यहाँ के सभी फ्लावर्स को भी देख के, और हिज मैजेस्टी ने मुझे परमिशन दी थी कि मैं यहाँ पर वॉक भी कर सकती हूँ। एम्प्रेस ड्रैगन खुश होते हुए कहती, ओ अच्छा तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अच्छी तरीके से देखना चाहती हूँ। मियो फिर तो अपने माइंड में अपने ख्यालों में सोचती है कि मैं एम्प्रेस ड्रैगन को चिल्ला रही हूँ, क्या है क्या देखना है, मेरे पास भी हर किसी की तरह दो आंखें और एक नाक है और एम्प्रेस ड्रैगन मुझसे घबरा रही है मेरी बातों को सुन के। मियो फेक स्माइल के साथ काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती, काश मैं इसके साथ सेम ऐसे ही कर पाती। एम्प्रेस ड्रैगन बोली, ओ मियो मैंने सुना था कि तुम पहले ठीक महसूस नहीं कर रही थी और लगता है कि आपका वजन बहुत ही कम हो गया है। मियो बोली, थैंक यू एम्प्रेस ड्रैगन कि आप मेरे लिए इतना ज्यादा वरीड हो रहे थे, मैं अब पहले से काफी ज्यादा बेहतर महसूस कर रही हूँ। फिर तो कॉन्सर्ट मोरोलिटी भी टोन मारते हुए मियो से कहती, ओ एम्प्रेस आपका शरीर तो बहुत अच्छा है और अभी कुछ ही दिन हुए हैं और आप फिर से बहुत ही बेहतर दिख रही है।
मियो स्माइल करते हुए अपने मन में कहती, ओह मैंने तो अभी तक कुछ कहा भी नहीं और उसने पहले ही बोलना शुरू कर दिया। मियो भी कॉन्सर्ट मोरालिटी को टोन मारते हुए कहती, ओह हाँ वैसे हिज मैजेस्टी हर किसी को मेरे साथ वार्म अप करने के लिए नहीं कहते और वैसे भी फिट रहना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मोरालिटी की तो ये सुन के जल जाती है और चिढ़ते हुए कहती, क्या उसके पास दिमाग भी है और वो तो मेरे तानों को एक तारीफ की तरह ले रही है। कॉन्सर्ट डिमोरेंट मोरालिटी को चुप कराते हुए कहती, हे चुप रहो, एम्प्रेस डुआगर तुम्हारी बात सुन सकती है। फिर तभी ही एम्प्रेस डुआगर कहती है, ओ मियो एम्प्रेस तुम तो कभी कभार ही बाहर निकलती हो और तुमको यहाँ कोई ऐसा पौधा दिखा जो तुम्हें पसंद आया। मियो भी काफी ज्यादा खुश होते हुए कहती, एम्प्रेस डुआगर इस इंपीरियल गार्डन में जितने भी प्लांट है वो सब मेरे लिए काफी ज्यादा प्रीशियस है। एम्प्रेस डुआगर आगे बढ़ते हुए मियो से कहती, ओ तुम मेरे साथ ईमानदार नहीं हो और हर किसी की अपनी पसंद होती है। डीमोरेंस भी एम्प्रेस डुआगर की चापलूसी करते हुए कहती, ओ आपने बहुत ही अच्छी बातें कही एम्प्रेस डुआगर। फिर तभी एम्प्रेस डुआगर उन सभी कॉन्सर्ट से कहती, ओ मुझे बताओ तुम्हें कौन सा फ्लावर पसंद है। एम्प्रेस डुआगर काइंडनेस के पास जाते हुए कहती, कॉन्सर्ट काइंडनेस पहले तुम बताओ कि तुम्हें सबसे ज्यादा फ्लावर कौन सा पसंद है। काइंडनेस बोली, और काफी ज्यादा क्लीन होते हैं और इसकी सोल को मैं काफी ज्यादा एडमायर करती हूँ। तभी मोरालिटी काइंडनेस को ताना मारते हुए कहती है, अगर तुम ऐसा कहती हो तो तुमको तो फिर बे के फूल, उसकी अकल, उसकी बात और उसकी सोल को काफी ज्यादा एडमायर करती होगी, फिर तो वो तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। ये सुन के काइंडनेस सैड होते हुए कहती, कॉन्सर्ट मोरालिटी मैं बीच में तभी डीमोरेंस कहती है, कॉन्सर्ट मोरालिटी कॉन्सर्ट काइंडनेस को कमल का फूल सबसे ज्यादा पसंद है और उसका कैरेक्टर भी, और ये समझ में आता है कि वो इतना ज्यादा उसे पसंद करती है। मोरालिटी एटीट्यूड दिखाते हुए कहती है, खैर लगता है कि मैं यहाँ सबसे घटिया हूँ और मुझे तो बहुत ही बढ़िया खुशबू वाले और सुंदर दिखने वाले फूल सबसे ज्यादा पसंद है, जैसे कि पोनी फ्लावर। फिर एम्प्रेस डुआगर भी बोली, हाँ सभी महिलाओं को फूल पसंद होते हैं। तुम क्या कहती हो कॉन्सर्ट डिमोरेंस, तुम्हें कौन सा फूल सबसे ज्यादा पसंद है। कॉन्सर्ट डिमोरेंस बोली, एम्प्रेस डुआगर मुझे पौधे के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, मुझे जो भी मिल जाए वो मुझे सब फूल पसंद है, वो सभी फूल सुंदर लगते हैं। फिर एम्प्रेस डुआगर बोली, खैर तुम और मैं एक जैसे ही ख्याल रखते हैं, हाँ कोई भी फूल मुझे खुशी दे सकता है और मैं किसी भी फूल के मिलने पर मैं दुखी नहीं होती हूँ, मैं बल्कि और काफी ज्यादा खुश हो जाती हूँ। ये सुन के डीमोरेंस बोली, मुझे माफ कीजिएगा एम्प्रेस डुआगर, मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं है और मुझे इनमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है एम्प्रेस डुआगर, तो मुझे माफ कीजिएगा। फिर तभी एम्प्रेस डुआगर वीचू से कहती है, तुम्हारे बारे में क्या कॉन्सर्ट वीचू, आप जैसी जेंटल और खूबसूरत महिला को भी फूल बहुत पसंद है। वीचू बोली, एम्प्रेस डुआगर मुझे फूल बहुत ज्यादा पसंद है और मेरे सबसे ज्यादा पसंद वो फूल होते हैं जो हर मौसम में हर सीजन में इसकी तरह के फूल निकलते हैं और मुझे हर सीजन के हर फूल सबसे ज्यादा पसंद है। एम्प्रेस डुआगर बोली, ओ इसकी कोई आशा नहीं कि तुम इंपीरियल गार्डन में इतनी बार क्यों आती हो, आपको सच में पौधे काफी ज्यादा पसंद है। एम्प्रेस डुआगर तभी मियो से पूछती है, एम्प्रेस तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम्हें सबसे ज्यादा फूल कौन से पसंद है। मियो बोली, एम्प्रेस डुआगर मैं इंपीरियल कॉन्सर्ट के फूलों के प्रति जो वो सोचते हैं मैं भी उनकी बातों से सहमत हूँ, उनकी तुलना में तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। मिया फिर खुश होते हुए कहती है, एम्प्रेस डुआगर मुझे दो तरह के फूल सबसे ज्यादा पसंद है। एम्प्रेस डुआगर बोली, अच्छा तो फिर मुझे बताओ वो दो फूल तुम्हें कौन से पसंद है। मिया एम्प्रेस डुआगर को बताती है, पहला फूल तो धन का फूल और दूसरा जो भी फूल। मिया फिर तो रोते हुए अपने मन में कहती है, आप अमीर लोग कभी भी गरीब लोगों की पीड़ा को नहीं समझ पाएंगे और हैरम में जिंदा रहने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च होता है ना। एम्प्रेस डुआगर कंफ्यूज होते हुए मियो से पूछती है, क्या आखिर वो दो फूल क्या है मियो। मियो तो फिर खुश होते हुए एम्प्रेस डुआगर को बताती है, अगर मैं सीधी शब्दों में कहूँ तो अमीर होना और जो चाहे खरीदना। मियो की बात सुन के एम्प्रेस डुआगर हंसते हुए कहती है, ओ एम्प्रेस मैं तुम्हें देख सकती हूँ कि तुम्हें सबसे ज्यादा पैसे पसंद है। मियो भी कहती है, हाँ एम्प्रेस डुआगर आपने बिल्कुल सही कहा, पैसे से इंपीरियल गार्डन में किसी भी तरीके के फूल खरीदे जा सकते हैं, पैसे से लोग जो चाहे वो खरीद सकते हैं। एम्प्रेस डुआगर भी कहती है, हाँ मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ एम्प्रेस, हाँ तुमने सही बात कही है, हमने इंपीरियल गार्डन के लिए हर एक पौधे के लिए भुगतान किया है
मियो बोली, हाँ एम्प्रेस हो गए, यहाँ तक कि अगर हम इनमें से कुछ के लिए भुगतान नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमने उन बागवानों को भुगतान किया है जो उन्हें उगाने पे प्रयास करते हैं। एम्प्रेस वागर हंसते हुए कहती, मियो मैंने कभी ध्यान नहीं दिया कि तुम्हारे पास बात करने की क्षमता है। मियो फिर तो अपने मन में हंसते हुए कहती है, ऐसा लगता है कि पुरानी चियांग मियो को तुमसे मिलने का मौका मिला था। एंड फ्रेंड, क्या आप इस स्टोरी को भी कंटिन्यू करवाना चाहते हैं, जिसका कि मैंने फर्स्ट चैप्टर एक्सप्लेन किया था, जिसका नाम है माय मिस्टीरियस एंशिएंट वुल्फ। अगर आपको इसका नेक्स्ट चैप्टर चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। तो फिर हम अपनी स्टोरी पे आगे आते हैं। तो मियो हंसते हुए कहती है, आपकी तारीफ के लिए शुक्रिया एम्प्रेस टुआगर, और मैं तो बस आपको अपनी सच्ची बातें बता रही थी। मियो की बातें सुनकर एम्प्रेस टुआगर हंसते हुए कहती, मुझे तुम्हारी ईमानदारी पसंद आई मियो। और एम्प्रेस टुआगर कहती है, कोई एम्प्रेस के लिए धन का फूल लेके आओ और जोबी का फूल लाकर दो उन्हें। एम्प्रेस टुआगर की ये बात सुनकर तो मोरोलेटी और डीमोरेंस चौंकते हुए कहती है अपने मन में, आप क्या मजाक कर रही है एम्प्रेस टुआगर। मियो तभी झुकते हुए एम्प्रेस टुआगर को रिस्पेक्ट शो करते हुए कहती है, ओ थैंक यू एम्प्रेस टुआगर आपकी प्रेजेंट के लिए, लेकिन मैं इसकी हकदार नहीं हूँ। एम्प्रेस टुआगर बोली, तुम्हें इतना गंभीर होने की जरूरत नहीं है मियो, और हमें ऐसी बातें नहीं करना चाहिए जो हमारे अच्छे मूड को खराब कर देगी। आइए बस हम सभी बातें करें और अपनी बातों को एंजॉय करें। वीचू भी मियो को समझाते हुए कहती है, ओ एम्प्रेस टुआगर ने जो तुम्हें प्रेजेंट दिया है उसे तुम्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ये देखकर उन्हें ये खुशी होगी मियो। मियो भी वीचू की बातें मान लेती है और कहती है, थैंक यू एम्प्रेस टुआगर। एम्प्रेस टुआगर बोली, ओ ठीक है मियो, चलो उठ जाओ, चलो हम साथ में टहलते हैं। तो पीछे वही मियो अपने मन में कंफ्यूज होते हुए सोचती, एम्प्रेस टुआगर इतनी मोड़ी क्यों है, तो मेरे प्रति उनका रवैया वाकई अजीब है। मिया फिर तो सोचते हुए अपने मन में कहती, मैंने तो सोचा था कि मुझे मेरे मिसबिहेव की वजह से मुझे ब्लेम किया जाएगा, लेकिन उसने तो मुझे मेरे द्वारा कही गई बकवास के लिए उसने तो मुझे इनाम दे दिया। ये तो काफी ज्यादा हैरानी की बात है। फिर तो वो सभी इंपीरियल गार्डन में घूम रहे होते हैं, तभी एम्प्रेस टुआगर कहती, ओ हिज मैजेस्टी प्रिंस चांग, आप दोनों को यहाँ देखकर मैं तो काफी ज्यादा खुश हो गई हूँ। यूची याओ और प्रिंस चांग वो दोनों भी मियो की तरफ देखते हैं और मियो भी वो दोनों को देख के चौंक जाती है और अपने सर को रोते पकड़ते हुए अपने मन में कहती है, मैं ये जानती थी कि इस डॉग ने मुझे अपने घर पर बुलाकर मुझे फंसाने की कोशिश की थी। और वहीं एम्प्रेस टुआगर के पास याओ और चांग आते हुए कहते हैं, ग्रीटिंग मॉम। ओ अच्छा, मुझे बताओ तुम दोनों गो खेल रहे थे, इसमें से विनर कौन है। तो फ्रेंड, इसमें पता नहीं गो खेल कौन सा है, तो इसे हम इग्नोर करते हैं और हम अपनी स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। चांग फिर तो खुश होते हुए बताता है, ओ मॉम आप तो जानती है कि मेरे एल्डर ब्रदर वो तो हमेशा से ही जीतते हैं। यूची याओ भी खुश होते हुए कहता है, ओह चांग तुम बहुत ज्यादा विनर में हो रहे हो, कौन नहीं जानता है कि तुम कितने बेहतरीन खिलाड़ी हो। उन दोनों की ऐसी बातें सुन के मियो फिर तो हंसते हुए अपने मन में कहती, क्या वो अभी दोनों एक दूसरे की चापलूसी कर रहे हैं। याओ तो उन सभी कॉन्सर्ट को देखते हुए कहता है, ओ आज क्या हो रहा है, हर कोई यहाँ पर है। फिर तो एम्प्रेस टुआगर याओ को बताती है, ओ मैंने स्टेला हाउस में ऊपरी ग्रुप के परफॉर्मेंस के लिए उन्हें इनवाइट किया है। ये सुन के तो याओ भी सोचते हुए कहता है, ओ मास्टर सू उनका परफॉर्मेंस तो काफी ज्यादा शानदार है, क्या वो अब भी गेस्ट पवेलियन में होंगे। फिर तो एम्प्रेस टुआगर भी कहती, ओ हाँ याओ ऐसा ही होगा, अगर आप दोनों के पास समय हो तो क्या आप दोनों हमारे साथ शामिल होना चाहते हो। ये सुन के तो काफी ज्यादा खुश होते हुए दोनों कहते हैं, जैसी आपकी इच्छा माँ। याओ और चांग की हामी भरने से मियो तो काफी ज्यादा दुख होते हुए अपने मन में कहती है, सच में मैं तो आपके साथ कोई भी परफॉर्मेंस देखने के लिए अपना समय को बर्बाद करना नहीं चाहती, और ये सपोर्टिंग रोल निभाना इतना ज्यादा कठिन क्यों है। फिर सीन चेंज होता है और हम ग्रास पवेलियन को देखते हैं, जहाँ दो डांसर परफॉर्मेंस कर रही होती है और काफी ज्यादा ब्यूटीफुल डांस कर रही होती है वो दोनों लड़कियाँ। वे तो उन डांसर में देखती है क्या बुइकिंग, और वो हैरान होते हुए कहती है अपने मन में, ये शू बुइकिंग वो काफी ज्यादा गॉर्जियस और हैंडसम लग रहा है, उसके सामने तो एक असली औरत होने पर मुझे शर्म आती है। फिर तो एम्प्रेस टुआगर भी बुइकिंग का डांस देखते हुए
कहती है मास्टर सू का परफॉर्मेंस वो तो काफी ज्यादा अमेजिंग है और वो मुझे हर बार हैरान कर देता है। ये सुन के तो याओ भी खुश होते हुए कहता है मॉम अगर आपको उसका परफॉर्मेंस इतना ज्यादा पसंद है तो उसे आप इम्पीरियल पैलेस में रहने क्यों नहीं देती। याओ का जवाब सुन के तो एम्प्रेस ड्वागर हैरान होते हुए कहती नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं। इन लोगों की बात वही हमारी बेचारी मियो को तो एक कांटों की तरह लग रही होती है और वो कहती है मैं परेशान हूँ, मैं इस परफॉर्मेंस को देखने के लिए तो एक्साइटेड हूँ लेकिन मैं इन दोनों के बीच में यहाँ क्यों बैठी हूँ। और मियो ये सोच सोच के तो कहा रही होती है अरे नहीं मैं इन दोनों के बीच में कैसे फंस गई। मियो फिर तो रोते हुए और काफी ज्यादा इमोशनल होते हुए अपने मन में कहती क्या कोई है, क्या तुम मुझे बस एक छोटा सा शांत कोना दे सकते हो। ओह गॉड मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज मुझे बस अपने डॉग हाउस में वापस जाने दो। वहीं पास में बैठा हुआ जांग जब मियो को देखता है तो काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है मियो क्या तुम ठीक हो, कुछ गड़बड़ है क्या, तुम अजीब लग रही हो। और वहीं हमारी मियो तो बिल्कुल एकदम होपलेस हो जाती है। बेचारी मियो तो ये सब बर्दाश्त करते हुए कहती है कुछ नहीं जांग मैं ठीक हूँ। जांग ये सुन के तो राहत की सांस लेते हुए कहता है ओह मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई और अगर तुम्हें अच्छा महसूस ना लगे मियो तो तुम मुझे बताना। और हम वही याओ को देखते हैं जो मियो के लिए वरिड होता है और उसे देखते हुए अपने मन में कहता है एक मेरा भाई और एक वो औरत जिससे वो प्यार करता है, मुझे अपनी फीलिंग्स को दबा कर रखना चाहिए। याओ को ऐसे देख के मियो भी कंफ्यूज होते हुए कहती हिज मैजेस्टी आप कुछ कहना चाहते हैं। याओ तो फिर खुद को शांत करते हुए कहता है कुछ नहीं एम्प्रेस क्या आप ठीक महसूस कर रही है। मियो फिर तो ऑकवर्ड स्माइल के साथ कहती मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अच्छा फील कर रही हूँ, आपकी चिंता के लिए थैंक्स योर मैजेस्टी। मियो फिर तो नाराज होते अपने मन में कहती ओह अगर तुम मुझे अकेला छोड़ देते हो तो मैं अभी ही ठीक हो जाऊंगी। फिर वहीं हम कॉन्सर्ट काइनेस को देखते हैं जिसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। तभी वीचू कॉन्सर्ट काइनेस को देखते हुए कहती है कॉन्सर्ट काइनेस क्या आप ठीक है। कॉन्सर्ट काइनेस तो फिर काफी हार्ट ब्रीथिंग लेते हुए कहती मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, मेरी सांस फूल रही है। या भी फिर फटाक से अपनी सीट से खड़ा हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है डॉक्टर को जल्दी बुलाओ। फिर सीन चेंज होता है और सभी कॉन्सर्ट जाने लगती है। तभी मोरोलिटी कॉन्सर्ट डिमोरेन से कहती ये अफसोस की बात है एक और शानदार परफॉर्मेंस कॉन्सर्ट काइनेस की वजह से बर्बाद हो गया है। डिमोरेंस बोली मोरोलिटी कॉन्सर्ट काइनेस का शरीर बहुत ही कमजोर है, अगर वो हिज मैजेस्टी को बचाने के लिए नहीं आती तो वो अभी ऐसी नहीं बनती। मोरोलिटी फिर तो एटीट्यूड में आते हुए कहती ओह कम ऑन हिज मैजेस्टी एकमात्र ऐसे पर्सन है और इसकी हकीकत जानने के बावजूद भी इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर भी ये हर बार उनका बहाना बन गया है। तो फ्रेंड मोरोलिटी यहाँ पर काइनेस की बात कर रही होती है। फिर तो डिमोरेंस से चिढ़ते हुए कहती है मोरोलिटी बेहतर होगा कि आप अपना मुंह बंद रखें। मोरोलिटी जा रही होती है तभी मियो को देखते हुए कहती है अगर मैं आप होती तो मैं कभी किसी को अपना क्रेडिट लेने नहीं देती और इसे हर जगह शो ऑफ करने नहीं देती। मियो तो मोरोलिटी को देख के कंफ्यूज होने लगती है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। मियो फिर तो सोचती है आखिर वो किस बारे में कह रही थी। हाँ फिर तभी वहाँ पे बेचू आ जाती है मियो चलो वापस चले। फिर सीन चेंज होता है और हम कोर्ट जेट पैलेस का सीन देखते हैं जहाँ मियो उसी लड़की को लाई होती है और वो बताती है ये किंग याओ है, वो हमारे साथ ही रहने वाली है। मियो वानरोंग और वानिंग से कहती है मुझे उम्मीद है कि तुम सभी एक साथ मिलजुल कर रहोगे। किंग याओ को तो देख के वानरोंग और वानिंग काफी हद तक खुश हो जाते हैं। वानरोंग किंग याओ का हाथ पकड़ते हुए कहती ओ हमारे साथ रहने के लिए तुम्हारा स्वागत है किंग याओ, अब से हम एक साथ एक सिस्टर की तरह रहेंगे। किंग याओ भी उन दोनों को हाथ के देखते हुए कहती हाँ ठीक है। तभी किंग याओ के पास मियो आती है और उसे खुश होते हुए कहती है किंग याओ घबराना नहीं, अगर तुम्हें कुछ भी जरूरत हो तो हमें बताना। ये जगह थोड़ी सी खराब हो सकती है लेकिन कोई भी हमारे जीवन में कोई भी बाधा नहीं डालेगा। मियो की इतनी काइंड बातें सुन के किंग याओ भी खुश होते हुए कहती हाँ ठीक है। और वहीं दूर वीचू खड़े हुए काफी ध्यान से उन लोगों को देखती है। मियो तभी पीछे से वीचू को देखते हुए कहती सिस
तुम क्या देख रही हो? वीचू बोली, मियो, किसी तरह मुझे लगता है कि मैं इस किंगयाओ से पहले भी मिल चुकी हूँ। मियो बोली, ओ वीचू, इस इंपीरियल पैलेस में हर कोई एक जैसा दिखता है। शायद तुम उसे कोई और समझ रही हो। हाँ मियो, लगता है कि तुम शायद से सही कह रही हो। मियो और वीचू जाके एक टेबल पर बैठ जाते हैं। मियो कहती, शीश, अभी अभी कॉन्सर्ट मोरालिटी ने क्या कहा, इसका मतलब क्या था? ये सुन के तो वीचू हैरान होते हुए कहती है, मियो, तुम्हें याद नहीं है? मियो हैरान होते हुए कहती है, क्या याद है? वीचू फिर तो निराश होते हुए कहती है, ओ, चू चैन ने कहा था कि तुम बिल्कुल अलग पसंद बन गई हो और मुझे उसकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन अब मुझे विश्वास हो गया है कि वो ठीक कह रहा था। ये सुन के तो मियो अपना बचाव करते हुए कहती, मैंने तुमसे कहा था कि मैं वो पुरानी जियांग मियो नहीं हूँ जो मैं हुआ करती थी। अब इसे ऐसे ही ले लो कि वो मर चुकी है। वीचू बोली, खैर ये एक लंबी कहानी थी। मियो फिर तो काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए अपनी चाय का कप लेते हुए कहती है, ओ वीचू, जल्दी करो और मुझे उस बारे में बताओ। मैं कुछ रोचक गपशप सुनने के लिए तो तैयार हूँ वीचू, जल्दी करो और मुझे बताओ। वीचू बोली, मियो फिर ध्यान से सुनो, ये 3 साल पहले की बात है जब आपकी फैमिली अभी भी इस कंट्री में थी। हिज मैजेस्टी कभी कभार प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए चियांग रेजिडेंस में जाते थे। ओह हाँ हाँ वीचू, आगे क्या हुआ, जल्दी बताओ। मियो, ऐसा कहा जाता है कि एक बार लोगों ने चियांग मेंशन में हिज मैजेस्टी को हत्या करने की कोशिश की और कॉन्सर्ट काइनेस उस टाइम पर आपकी काफी अच्छी बेस्ट फ्रेंड थी और उसी ने हिज मैजेस्टी की जान बचाई। ये सुन के तो जियां चौंकते हुए कहती, और फिर आगे क्या हुआ? मियो, उसकी जान बचाने के लिए कॉन्सर्ट काइनेस ने उस तीर को अपने सीने पे खा लिया। तभी से उसका शरीर काफी ज्यादा कमजोर हो गया है और फिर हिज मैजेस्टी को इंपीरियल पैलेस में ले जाने के बाद फिर तो उन्होंने अपनी कॉन्सर्ट काइनेस के साथ मैरिड कर ली और वो तभी से हिज मैजेस्टी की फेवरेट कॉन्सर्ट बन गई। तो मियो बोली, वीचू, किसी ने अगर मेरी जान इसी तरह बचाई होती तो मैं भी उसका एहसान चुकाने के लिए पूरी कोशिश करती। वीचू, मुझे तो इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता। मियो, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? हाँ, लेकिन मियो, तुमने ही तो दावा किया था कि तुम ही वही पसंद हो जिसने हिज मैजेस्टी के अटैक को खुद पे ले लिया था और हिज मैजेस्टी को बचा लिया था। ये सुन के तो मियो एकदम पत्थर की तरह जम जाती है और वो पूरी तरीके से क्रैक हो जाती। क्या मैंने उस डॉग को बचाया था? मियो, तुम्हें याद है तुमने उस टाइम पर काफी ज्यादा जोर दिया और तुमने बहुत ही बड़ा हंगामा किया, लेकिन कॉन्सर्ट काइनर वास्तव में वो घायल हो गई थी और यहाँ तक कि हिज मैजेस्टी ने कहा कि वो ही थी जिसने उसे बचाया था। इस वजह से आप आधे महीने से अधिक ज्यादा कोमे में थी। फिर जब से आप जागी है आपने इस बारे में बात करना ही छोड़ दिया। तो क्या आप इसे भूल गई है मियो? ये सुन के तो मियो काफी ज्यादा शौक होते हुए कहती है, लेकिन वीचू, ये कोई ऐसा दावा नहीं था जो बिना किसी प्लान के किया जा सकता है ना वीचू? वीचू बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं मियो, लेकिन तुम उस टाइम पर काफी ज्यादा इनोसेंट थी। सुन के तो मियो हैरान होते हुए कहती है, क्या वो पुरानी चियांग मियो क्या मूर्ख थी? मियो फिर तो पुरानी चियांग के बारे में कहती है अपने मन में, क्या उसने अपना सिर इसलिए खो दिया क्योंकि वो यूचियाओ से बहुत ज्यादा प्यार करती थी? ओह, सच में वो एक नंबर की बुद्धू थी। वीचू भी थोड़ा नाराज होते हुए कहती, मियो, हम सभी जानते हैं कि वो तीर तुम्हें ही जाके लगी थी और उसका निशान हमेशा के लिए उसके शरीर पे रह जाता है। मियो, तुम ऐसे ही दिखावा नहीं कर सकती। हाँ वीचू, यहाँ तक कि हिज मैजेस्टी ने ये भी कहा कि वो सिर्फ कॉन्सर्ट काइंडनेस थी और मेरे द्वारा ये दावा किया जाने के बाद लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? ओह हाँ मियो, तुम बिल्कुल सही हो। इस कैपिटल की जितने भी नोबल लेडीज ने तुम्हें तो एक मजाक के रूप में देखा और हाँ मियो, उन लोग ने तो यहाँ तक कि ये भी कहा कि तुम रॉयल्टी मैरिट करने के लिए तुम पागल हो गई हो। ये सुन के तो मियो परेशान होते हुए अपने सर को पकड़ते हुए कहती, ओह खैर वीचू, अगर मैं भी उनकी जगह होती तो मैं भी यही बात कहती। लेकिन मियो मेरी बात सुनो, मैं सच कह रही हूँ, तुम्हारे शरीर पर वो निशान है। मियो फिर तो कंफ्यूज होते हुए कहती है, निशान? कौन सा निशान? मुझे तो कोई याद नहीं है निशान। फिर सीन चेंज होता है और वीचू मियो को बेडरूम में लाते हुए इसके कपड़े को उतारते हुए कहती है, इधर है निशान। तो फिर तो मेयर में खुद को देख नहीं पाती है और कहती है, ये कहाँ है, मैं इसे क्यों नहीं देख पा रही हूँ? तो फिर ठीक है मियो, मैं तुम्हें बताती। देखो, जिस जगह पे मैंने अपनी फिंगर रखी है अब तुम उसे देख सकती हो। ओह हाँ, ये फाइनली मुझे मेयर में दिख गया। क्या ये एक निशान है? क्या सचमुच ये तीर का बना हुआ निशान है?
हाँ मियो, ये वही निशान है। और चूचैन ने कहा था कि उस समय तुम्हारी चोट इतनी ज्यादा गंभीर नहीं थी, लेकिन क्योंकि हिज मैजेस्टी ने कहा कि वो उनकी ही कॉन्सर्ट काइंडनेस थी जिसने उसे बचाया। और मियो, तुमको तो लंबे समय तक तेज बुखार रहा और तुम लगभग अपनी जान खोने ही वाली थी। ओह अच्छा बेचू, ये सब ऐसा हुआ था क्या? फिर मियो अपने सर को खजवाते हुए अपने मन में सोचती, ये अफसोस की बात है जितने बाकी सभी होस्ट है उनके पिछले लाइफ की उनकी सारी मेमोरीज उन्हें याद रहती है, लेकिन मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। अच्छा वीचू सुनो, क्या कॉन्सर्ट काइंडनेस की पीठ पर भी कोई निशान है? हाँ मियो, मुझे भी ऐसा नहीं लगता। ऐसा कहा जाता है कि वो निशान उसके चेस्ट पर है। मियो भी फिर सीट से उठते हुए कहती, ओह ये बहुत ही परेशानी वाली बात है वीचू। मियो फिर तो अपनी मन ही मन में सोचती है, ऐसे आदमी को बचाने का क्या मतलब था? क्या ये बेहतर नहीं होता कि किसी को उसे मार डालने दे? विचु बोली, मियो क्योंकि कॉन्सर्ट काइंडनेस ने हिज मैजेस्टी के लाइफ को बचाया था और वो इंपीरियल पैलेस में आने के बाद से हिज मैजेस्टी और एम्प्रेस टुआगर की फेवरेट बन गई। विचु हाँ, पूरी तरीके से ये समझ में आता है। अगर किसी ने मेरी जान बचाई होती तो मैं भी उस व्यक्ति के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करती। ये वही है जो कॉन्सर्ट मोरालिटी ने मुझसे कहा। उसका मतलब क्या था? चू, क्या कॉन्सर्ट मोरालिटी, क्या वो मानती है कि हिज मैजेस्टी को मैंने ही बचाया था? मियो, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो कॉन्सर्ट काइंडनेस को हराने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहती है। ओह बेचू, ये कितना ज्यादा पैथेटिक है। वो हर दिन बस यही सोचती है कि किसी आदमी के दिल को कैसे जीता जाए। वो मुझे अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहती है, लेकिन वो अंत में ये भी मेरा ही निर्णय रहेगा। हाँ मियो, वो हत्या वाली रात थी और उधर काफी ज्यादा अफरा तफरी थी। कोई भी ये नहीं बता सकता है कि हिज मैजेस्टी को किसने बचाया। ओह वीचू, इसे छोड़ो। उन्होंने ये खुद ही कहा कि वो कॉन्सर्ट काइंडनेस थी जो उन्हें बचाई थी। वीचू, अब इस बात के लिए कुछ नहीं किया जा सकता, तो हमें इसे यहीं छोड़ देना चाहिए। हाँ मियो, तुम ठीक कह रही हो। मियो, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम इस पर इतनी गहराई से सोच सकती हो। मुझे तो तुम्हारी चिंता थी कि तुम उसके लिए अभी भी इतनी ज्यादा पागल और जुनूनी होगी। मियो फिर तो चिढ़ते हुए वेचू से कहती, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिस पर कि तुम पागल हो जाओगी। हाँ लेकिन मैं ये वाकई उन रिबेलियन से पूछना चाहूंगी कि वो किस चीज से बने हैं। आखिर वो एक व्यक्ति की हत्या जैसा आसान काम भी पूरा कैसे नहीं कर पाए? वो कितने ज्यादा नासमझ थे। मियो की इतनी खतरनाक बातें सुन के वीचू घबराते हुए कहती, ओ मियो प्लीज फिर से ऐसी बातें मत करो, प्लीज रुक जाओ, ठीक है? मियो भी फिर शांत होते हुए सीट पे बैठते हुए कहती, ओ ये कितना ज्यादा अफसोसजनक है। हर कोई अपने जीवन में बेवकूफी भरे काम करता है। पुरानी चियांग मियो, वो कितनी ज्यादा मूर्ख लड़की थी। विशु बोली, हाँ अपनी भावनाओं और अपनी जबान पर कंट्रोल करना कितना ज्यादा मुश्किल है ना मियो। मियो बोली, अच्छा शीश, चलो इस बारे में फिर से बात नहीं करते, क्योंकि हिज मैजेस्टी ने इस बात पर जोर दिया है कि वो कॉन्सर्ट काइंडनेस थी जो उन्हें बचाई, और इसलिए उनके पास कुछ ठोस सबूत होने चाहिए। और हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने किसको बचाया, लेकिन ये नाटक खत्म होना चाहिए और हम लोगों को इसका इस्तेमाल हमारे खिलाफ करने नहीं दे सकते वीरचू। हाँ मियो, मेरा भी यही ख्याल है। अगर मुझे पता होता कि आप ये भूल गई है तो मैं आपको कभी नहीं बताती। मियो फिर तो खुश होते हुए कहती है, ओ वीचू, मुझे बताना यही बेहतर है, वरना सच्चाई जाने बिना भी दूसरे लोग मेरा इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हम किंग याओ को देखते हैं जो एक दरवाजे के पीछे खड़े होकर उनकी सारी बातों को सुन रही होती है। फिर सीन चेंज होता है और हम कुछ समय के बाद का टाइम देखते हैं जहां मियो किचन में खाना बना रही होती है और वो आवाज देते हुए कहती है, वान रोन, मुझे एक प्लेट चाहिए। तभी किचन में किंग याओ आ जाती है और वो उसकी आंखें चमकने लगती है इस खाने को देख के। मियो कहती, ओ किंग याओ, तुम्हें भी भूख लगी होगी, खाना जल्द ही तैयार हो जाएगा। मियो फिर तो किंग याओ के लिए सॉरी फील करते हुए अपने मन में कहती है, ओ बेचारी लड़की, उसे तो उस डॉग हाउस में पर्याप्त खाना और पर्याप्त कपड़े भी नहीं मिले और अब उसके चेहरे पर इतने सारे निशान पड़ गए हैं। आशा है कि वो जल्द ही अच्छे से ठीक हो जाएगी और यहाँ पर अपने जीवन का आनंद ले सकती है। किंग याओ तो खुश होते हुए कहती, ओ योर हाइनेस, मुझे नहीं पता था कि आप खाना बना सकती है। मियो फिर डिश लाते हुए कहती, ओ किंग याओ, आपको डॉग हाउस में जिंदा रहने के लिए कुछ चीजें सीखनी होगी। यहाँ कोई शानदार भोजन नहीं होता, लेकिन कम से कम हम यहाँ पर अच्छी तरीके से पेट भर के खाना खा सकते हैं।
किंग याओ तो खुश होते हुए कहती योर हाइनेस आप बहुत ही अच्छी है और उन सभी कॉन्सर्ट से काफी ज्यादा अलग है। हैरम में जितनी सभी कॉन्सर्ट है वो सभी तो एक विश की तरह है। मियो फिर तो खुश होते हुए किंग याओ को आंख मारते हुए कहती हाँ हाँ तुम भी। किंग याओ तो फुल जोश में आते हुए कहती योर हाइनेस मैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगी। मियो किंग याओ की बातें सुन के काफी ज्यादा खुश होते हुए कहती ओ हाँ ठीक है। मियो फिर तो खुश होते हुए अपने मन ही मन सोचती है वो नादान लड़की वो मुझे प्रोटेक्ट करने के बारे में सोचती है जबकि वो अभी तक खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। फिर सीन चेंज होता है और मियो बाहर आके पेड़ों को देखते हुए कहती ओ आज की सुबह अच्छी है और वो लोग फिर खाने की तरफ बढ़ने लगते हैं। मियो तभी अपने मन में कहती ये डॉग हाउस एक पॉइजन की तरह लगता है लेकिन मुझे यहाँ अपनी लाइफ को शांति से जीने के लिए कोई भी परेशानी नहीं होगी। मियो फिर तो चलते चलते अपने मन में कहती ओ ऐसा लगता है कि हिस्ट्री में सबसे जो कम एज की लड़की है जो टाइम ट्रेवल की है वो मैं हूँ। तभी ही कोर्जेट पैलेस का दरवाजा खुलता है और वहां से वान रून और वार्निंग आती है और वान रून आते हुए कहती योर हाइनेस बताइए हमने अभी अभी कौन सी आपके लिए अच्छी खबर लाई है। मियो तभी कहती वान रून और वार्निंग तुम दोनों कहाँ चली गई थी तुम दोनों तो लगभग रात का खाना खाना ही भूल गई थी। वान रून तो फिर काफी ज्यादा खुश होते हुए कहती योर हाइनेस इस पैलेस में जल्द ही ब्यूटी बैंक्वेट होने वाला है। तभी वार्निंग भी काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहती योर हाइनेस हमने इंपीरियल होस्ट हाउस डिपार्टमेंट की गाजी से पूछा और यहाँ 3 दिन के बाद आयोजित किया जाएगा। हैरम में हर कोई इसमें भाग ले सकता है। मिया फिर तो वान रून और वार्निंग को डांटते हुए कहती है बैठ जाओ और खाना शुरू करो। तुम दोनों इसे लेकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो मुझे लगा कि कुछ और बढ़िया हुआ है। मिया फिर अपने बाउल में से कुछ सब्जियां लेके किंग याओ के बाउल में देती है और किंग याओ भी हैरान हो जाती है योर हाइनेस मुझे खाना दे रही है। तभी ही वान रून बोली योर हाइनेस क्या आप नहीं जाएंगे। मिया अपने खाने को खाते हुए कहती है वान रून मुझे इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है वैसे ये ब्यूटी बैंक्वेट क्यों है। ये सुन के तो वार्निंग हंसते हुए कहती योर हाइनेस आपको याद नहीं है आपने कुछ साल पहले ही ब्यूटी बैंक्वेट को सभी के लिए आपने प्रभावित किया था। तभी किंग याओ भी बताते हुए कहती ऐसा कहा जाता है कि कैपिटल में जितने भी नोबल्स लेडी है जो भी अभी बड़ी हो चुकी है वो इसमें भाग ले सकती है। जो भी इसमें शामिल होगा उसे हिज मैजेस्टी के कॉन्सर्ट बनने का मौका मिलेगा। ये सब सुन के तो मियो अपना खाना खाते हुए कहती है ओ बढ़िया एक और जीवन साथी चुनने का मौका मिलेगा। अब ये सुन के तो मेरे को और भी ज्यादा इंटरेस्ट कम हो गया इसमें जाने के लिए। मियो की ये बातें सुन के वान रून कहती योर हाइनेस आप तो इस बात को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड रहती थी। मियो फिर उन तीनों से कहती है चलो खाना खाते हम इंपीरियल पैलेस में इतने लंबे समय तलक रहे हैं कि यहाँ ये सब कुछ देख चुके हैं यहाँ कुछ भी नया नहीं होगा। वो सभी फिर मिलकर अपना खाना खा रहे होते हैं। तभी सडनली याओ आते हुए कहता है ओ अच्छा एम्प्रेस तो आप खाना खा रही है लगता है कि मैं सही समय पर आया हूँ। याओ की आवाज सुन के तो मियो हैरान हो जाती है और उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए कहती है ओ वेलकम योर मैजेस्टी। याओ को देख के तभी तीनों मेड झुकते हुए इसे ग्रीटिंग करते हैं ग्रीटिंग योर मैजेस्टी। याओ भी फिर उन लोग को डिनर में ज्वाइन करते हुए कहता है ओ ठीक है तुम सभी उठ जाओ तुम मेरे लिए भी क्या एक बाउल ला सकते हो। याओ फिर सीट पे बैठते हुए कहता है ओह मुझे अब भी यहाँ का खाना सबसे ज्यादा पसंद है। याओ की ऐसी बातें सुन के तो मिया अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहती योर मैजेस्टी तो क्या आप सिर्फ यहाँ पर फ्री का खाना खाने के लिए आए हैं। ओह हाँ एम्प्रेस यहाँ खाना बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ये जवाब सुन के तो मियो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्से में आग बबला होते हुए कहती योर मैजेस्टी इंपीरियल किचन की एक पूरी टीम आपके लिए काम कर रही है। अगर आप हमेशा यहाँ खाना खाने के लिए आते हैं तो वो मुझसे नफरत करेंगे। यूची याओ तो मियो की बात को एकदम इग्नोर मारते हुए मजे में अपना खाना खा रहा होता है। याओ बोला एम्प्रेस क्या तुम मेरी शिकायत कर रही हो कि मैं तुम्हारा खाना बहुत ज्यादा खाता हूँ। हाँ एम्प्रेस। मियो कहती योर मैजेस्टी मैं ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर सकती हूँ। मियो रोते हुए अपने मन में कहती ओ ठीक है बस अपना खाना खाओ और यहाँ से चले जाओ। ओह ठीक है एम्प्रेस जल्द ही यहाँ पे ब्यूटी बैंक्वेट आयोजन किया जाएगा और मुझे उम्मीद है कि तुम हैरम में सभी कॉन्सर्ट के लिए एक अच्छी एग्जाम्पल बन सकोगी और इस इवेंट को तुम अच्छी तरीके से लीड कर सकोगी। याओची की बातें सुन के तो मियो अपनी मनी मन कहती हो मैं जानती थी कि ये हर बार जब आता है कुछ भी अच्छा नहीं होता मेरे साथ। योर मैजेस्टी लेकिन मुझे कोर्टशेड पैलेस से बाहर जाने की परमिशन नहीं है। लेकिन एम्प्रेस मैंने तो बहुत पहले ही तुम्हारे ऊपर से कर्फ्यू को हटा दिया था। क्या
ये कब हुआ? मुझे तो पता ही नहीं। एम्प्रेस, तुम्हें याद नहीं होगा जब तुम्हें पॉइजन दिया गया था उसके बाद ही मैंने तुम्हारे ऊपर से ये कर्फ्यू हटा दिया था। अब तुम जहाँ चाहे हैरम में जा सकती हो। योर मैजेस्टी, लेकिन प्लीज मुझे कोर्ट जेट पैलेस में ही रहने दीजिए। अच्छा एम्प्रेस, तुम्हें यहाँ रहना पसंद है क्या? हाँ योर मैजेस्टी, ये जगह मुझे पसंद है। ये सुन के तो याओ खाना खाते हुए कहता है, ओ एम्प्रेस, क्या तुमने अपने फेवरेट इवेंट को एंजॉय नहीं किया था? योर मैजेस्टी, ये पहले की बात है, अब मैं बदल चुकी हूँ। ओह अच्छा, तो क्या तुम एम्प्रेस टुवागर की ब्यूटी बैंक्वेट की इवेंट में तुम हेल्प करना नहीं चाहती हो? अरे नहीं योर मैजेस्टी, आप अपनी किसी भी कॉन्सर्ट से पूछ सकते हैं और मुझे यकीन है कि वो इसे जानकर काफी ज्यादा खुश होगी। हाँ लेकिन उनमें से कोई भी एम्प्रेस नहीं है, वो सभी तो कॉन्सर्ट है। योर मैजेस्टी, मैं तो बस एक डिस्पोज एम्प्रेस हूँ। ये सुनकर तो याओ कहता है, ओह अच्छा ऐसा है क्या? मियो फिर तो दूसरी तरफ देखते हुए अपनी मनी मन कहती है, मुझे परेशान करना बंद करो और अपना खाना खत्म करने के बाद यहाँ से चले जाओ। याओ फिर तो सोचते हुए कहता है, एम्प्रेस, मेरे दूसरी तरफ से सोचूं तो मुझे लगता है कि तुम्हें अभी भी एम्प्रेस टुवागर की मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये एम्प्रेस की तरफ से मतलब मेरी तरफ से ऑर्डर है तुम्हें। ये सुन के तो भाई मियो को एकदम गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से से कहती है, योर मैजेस्टी, तो आप अपनी दूसरी कॉन्सर्ट के बारे में नहीं सोचेंगे? अच्छा एम्प्रेस, इसकी कोई जरूरत नहीं है, चाहे मेरी कितनी भी कॉन्सर्ट हो, लेकिन एम्प्रेस तो सिर्फ एक ही है। मिया फिर तो हंसते हुए खड़े हो जाती है, कहती है, योर मैजेस्टी, अगर आप ऐसा ही कहते हैं तो मेरे पास भी कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। मिया फिर तो वहाँ से जाने लगती है, तभी यूची याओ कहता है, अरे तुम ये क्या कर रही हो एम्प्रेस? मिया फिर तो बैड मूड में आते हुए जाती है और कोर्ट जेट पैलेस का डोर बंद करते हुए कहती है, मैं अब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये देख के तो याओ कंफ्यूज होते हुए कहता है, अरे इसने गेट क्यों बंद कर दिया? मिया फिर तो फ्रेंड एकदम आग बबला होते हुए गुस्से में एक डंडा लाते हुए कहती है, मुझसे लड़ो यूचियाओ। यूचियाओ तो मियो को देख के इतना ज्यादा डर जाता है, अरे नहीं आखिर इसे क्या हो गया? यूचियाओ को तो ये देख के उसकी तो फट जाती है और काफी ज्यादा डरते हुए वहाँ से भागने लगता है। तभी मियो चिल्लाते हुए कहती है, भागो मत, वहीं रुको। और वहीं बेचारी बिल्ली भी, जो मियो की आवाज सुन के वो भी डर के मारे सीधा कूद जाती है। वहीं यूचियाओ भी 120 की स्पीड में भागते हुए अपनी मनी मन कहता है, अरे वो तो काफी ज्यादा डरावनी है, मुझे उम्मीद नहीं कि वो मार्शल आर्ट भी जानती होगी, मैंने तो उसे कम समझा था। और वहीं मियो भी काफी ज्यादा गुस्सा होती है। तभी वानरोन और वार्निंग आते हुए कहती है, योर हाइनेस, आप ऐसे ही हिज मैजेस्टी को नहीं मार सकते। मियो फिर तो चिल्लाते हुए कहती है, मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो, हम में से किसी ना किसी को तो एक जन को खत्म करना ही होगा। फिर तो याओ फिर गेट के पास आते हुए बाहर से ही कहता है, ओ एम्प्रेस, इसे मत भूलना, मुझे तुम पर भरोसा है। ये सुन के तो मियो और भी ज्यादा गुस्सा होते हुए डंडे को फेंकते हुए कहती है, तुम भाड़ में जाओ, अधिकार है तुम्हारे ब्यूटी बैंक्वेट पर। याओ भी फिर हंसते हुए चिल्लाते हुए बाहर से ही कहता है, ओ एम्प्रेस, तुम्हें जाना ही होगा, मैं इंतजार कर रहा हूँ। ने जो डंडा फेंका होता है वो यूचियाओ के पैर के पास आके सीधा गिरता है और मियो तो अंदर से चिल्लाते हुए रोते हुए गुस्से से कहती है, मुझे जाने दो, मैं उसे काफी ज्यादा मारूंगी पीटूंगी, छोड़ो मुझे। मियो को इतना चिल्लाने की डांट सुन के याओ तो हंसते हुए कहता है, उसे हराते हुए देखना सचमुच कितना ज्यादा मजेदार है। और वो हंसते हुए वहाँ से चले जाता है। तो सीन चेंज होता है और हम मियो को देखते हैं जो टेबल पे बैठते हुए कहती है, ओ ये कितनी अफसोस की बात है कि मैं उस डॉग को मार नहीं पाई। तभी वहाँ पे लॉन्गशैंग आ जाता है, कहता है, योर हाइनेस, आपके साथ क्या गलत है? ये सुन के तो मियो झाड़ियों के ऊपर देखते हुए कहती है, ओ अच्छा तो ये तुम हो, मैंने तो तुम्हें काफी समय से नहीं देखा है, क्या तुम किसी मिशन पर गए थे? ये सुन के लॉन्गशैंग कहता है, योर हाइनेस, मैं तो सरप्राइज हूँ कि आप जानती हो कि हमारे पास मिशन भी होता है। मियो फिर तो खुद पे प्राउड करते हुए कहती है, ओह ये तो मैंने टीवी शो में सुना है। ये सुन के तो लॉन्गशैंग कंफ्यूज होते हुए कहता है, क्या टीवी शो? अरे नहीं, मैंने उसे क्या कह दिया, इस एंशिएंट टाइम में तो टीवी नहीं होती है। तभी लॉन्गशैंग कहता है, योर हाइनेस, मैंने देखा है कि आपको एक नई मेड मिली है,
मुझे तो उस समय आना होगा जब वो आपके पास ना हो। ओह अच्छा, तो तुम क्या किंग याओ के बारे में बात कर रहे हो? वो तो एक अच्छी लड़की है और उसके साथ खिलवाड़ मत करो, ठीक है? तुम समझ गए? ये सुन के तो लोंगशेंग घबराते हुए कहता है, मैं तो उससे कभी भिड़ने की हिम्मत भी नहीं करूंगा योर हाइनेस, मैं समझ गया। ओह हाँ ठीक है, लेकिन तुमने मुझे अभी तक अपना नाम नहीं बताया है। योर हाइनेस, मैं एक शैडो में रहने वाला एक डार्कनेस हूँ। और योर हाइनेस, मेरा कोई असली नाम नहीं है, बस मेरे पास एक कोड नेम है। ये सुन के मियो एक्साइटेड होते हुए कहती है, क्या कोड नेम? मेरे लिए भी ये ठीक है। वैसे तुम कौन हो? ये जाने बिना मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती। ठीक है योर हाइनेस, तो मेरा कोड नेम है लोंगशेंग। ये सुन के तो मियो खुश होते हुए कहती हो, तुम्हारा नाम तो बढ़िया है। ये नाम सुनने में तो एक शूरवीर के नाम के ऐसा लगता है। ये नाम तो तुम पर बिल्कुल फिट बैठता है लोंगशेंग। मियो की ये सारी बातें सुन के तो लोंगशेंग खुश होते हुए कहता है, योर हाइनेस, आप तो निश्चित रूप से जानती है कि किसी पेशेंट को कैसे अच्छा महसूस कराया जाए। मैंने अभी आपको यहाँ पर थोड़ी देर पहले सैड देखा। क्या आपके साथ कोई परेशानी है योर हाइनेस? ये सुन के तो मियो निराश होते हुए कहती, ओह लैंगसोंग, ये अफसोस की बात है। हिज मैजेस्टी ने मुझे ब्यूटी बैंक्वेट के इवेंट को अरेंज करने के लिए कहा है, लेकिन मैं इसे नहीं करना चाहती। ओह अच्छा योर हाइनेस, मैं ये देख सकता हूँ कि ये सच में एक कोई अच्छा काम नहीं है। हाँ लोंगशेंग, तुम सही कह रहे हो, ये बिल्कुल सही है। अगर मैंने गलती से किसी दुश्मन को बना लिया तो मुझे पता भी नहीं चलेगा कि मैं कब मर जाऊंगी। लोंगशेंग बोला, योर हाइनेस, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये सुन के मियो निराश होते हुए कहती है, लोंगशेंग, कॉन्सर्ट के बीच में कंपटीशन, ये काफी ज्यादा भयंकर है। और फिर भी बाहर की दुनिया उससे भी बड़ी है। मुझे यकीन है कि उन नोबल्स लेडी से भी निपटना आसान नहीं होगा मेरे लिए। और इस जॉब को लेने से ऐसा लगता है कि मुझे और भी ज्यादा पैलेस की पावर मिल गई है। लेकिन सच में मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी की टारगेट बन जाऊंगी मैं इससे। लोंगशेंग फिर सोचते हुए कहता है, योर हाइनेस, आपको इस चीज के लिए इतनी चिंता नहीं होनी चाहिए। योर हाइनेस, जब तक आप एक किसी लॉन्ग सिटी में इसे सेट नहीं करेगी तब तक कुछ भी अफरा तफरी नहीं होगा। ये सुन के मियो कहती है, लोंगशेंग, ये जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल के रूप में अगर लेडी ए और लेडी बी एक दूसरे से सहमत नहीं हो तो फिर उनमें झगड़ा हो सकता है। और ऐसे ही लेडी सी और लेडी डी वो साथ मिलकर ई वाली को परेशान करती है, तो ऐसे ही चीजें हमेशा चलती ही रहेगी। लोंगशेंग मियो की ये सारी बातें सुन के लोंगशेंग भी घबराते हुए कहता है, योर हाइनेस, क्या ये सचमुच इतना बुरा होगा? मियो तभी कहती है, लोंगशेंग, मेरा यकीन करो, वो यंग लेडी तो और भी ज्यादा इससे बेकार होगी। लोंगशेंग बोला, योर हाइनेस, मुझे नहीं लगता है कि आपको इतनी चिंता करने की जरूरत है। और योर हाइनेस, हिज मैजेस्टी का ध्यान आकर्षित करने के लिए वो यंग लेडी अपनी उन्हें बैड साइड नहीं दिखाएगी। वो उन्हें लुभाने के लिए अपनी एक गुड साइड ही दिखाएगी। और वो सभी ऐसा करेगी कि हिज मैजेस्टी उन्हें पसंद करे। ये सुन के मियो चिंता करते हुए कहती है, ओह क्या सच में लोंगशेंग वो सभी ऐसे ही करेगी? हाँ योर हाइनेस, अगर ये चीजें उनके हिसाब से नहीं भी होती है तो वो ऐसा ही प्रिटेंड करेगी हिज मैजेस्टी के सामने, और एम्प्रेस डुआगर के सामने भी वो सब ऐसा नहीं करेगी। योर हाइनेस, तो आप चिंता मत करिए। मियो तभी चिंता करते हुए कहती है, लोंगशेंग, बाकी के बारे में क्या? योर हाइनेस, वैसे मैं उन नोबल्स लेडी के बारे में ज्यादा नहीं जानता, और मैंने तो सिर्फ रूचिया नाम की एक लेडीज के बारे में सुना है जो एम्प्रेस डुआगर की एक भतीजी है, जिसे इन्फिनिटी का टाइटल दिया गया है, और वो इसी साल होने वाला है। योर हाइनेस, ओह अच्छा, तो क्या लोंगशेंग वो पर्सन एरोगेंट है? लोंगशेंग तभी मियो को बताता है, योर हाइनेस, इन्फिनिटीन रोजिया, वो एम्प्रेस डुआगर ने उसे चुना था, एक एम्प्रेस की उम्मीदवार थी वो। ये सुन के तो मियो रोते हुए कहती है, मुझे पता था कि कुछ ये ऐसे ही होगा। मियो फिर तो चमकती हुई आंखों से लोंगशेंग को देखते हुए कहती है, लोंगशेंग, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी गोली है जिसे उस गोली को खा के बीमार हो सकते हैं? अगर तुम्हारे पास हो तो प्लीज मुझे एक दे दो। लोंगशेंग तो घबराते हुए कहता है, आप किस बारे में बात कर रही है योर हाइनेस? वैसे लोंगशेंग, अगर मैं बीमार पड़ जाऊंगी तो मैं उन लेडीज से दूर रह पाऊंगी और खुद सेफ रह सकती हूँ मैं। सुन के तो लोंगशेंग घबराते हुए कहता है, तो क्या आप पहले ही अपनी बॉडी का एडवांस लेके इसके बारे में प्लान बना रही है योर हाइनेस? मिया फिर तो सैड होते हुए अपने सर को पकड़ते हुए कहती है, ओ लोंगशेंग, तुम मेरे दर्द को नहीं समझ सकते। मिया फिर तो और भी ज्यादा निराशाजनक होते हुए कहती है, लोंगशेंग, तुम्हें पता है यूचियाओ चाहता है कि मैं मुफ्त में काम करूं। मैंने दुनिया में उसके ऐसा जितना
कंजूस बॉस नहीं देखा है। लैंग सॉन्ग कहता है, ओ योर हाइनेस, ये जानने के बाद कि आप इसकी ऑर्गेनाइजर हो, कॉन्सर्ट डिमोरेंस और कॉन्सर्ट मोरलिटी दोनों ही आपसे बहुत ही ज्यादा जेलसी फील करते हैं। ये सुन के मियो लैंगशॉन्ग को समझाते हुए कहती है, लैंगशॉन्ग, क्योंकि मेरी जो वजह है वो उन घटिया लेडीज से कई बड़ा है। मियो की ये सारी बातें सुन के लैंगशॉन्ग समझते हुए कहते हैं, हाँ योर हाइनेस, आप सचमुच बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। ये सुनकर तो मियो रोते हुए और चमकती हुई आंखें से कहती है, लैंगशॉन्ग, तो क्या कोई ऐसी गोली है जो मुझे बीमार कर सकती है? जल्दी बताओ मुझे। लैंगशॉन्ग तो एक ऑकवर्ड से स्माइल हंसते हुए कहता है, योर हाइनेस, अगर वो मेरे पास होती भी तो मैं उन्हें नहीं दे सकता। मियो नाराज होते हुए कहती है, तुम जानते हो लैंगशॉन्ग, आमतौर पर मैं अपने शरीर का कितना अच्छी तरीके से ख्याल रखती हूँ, लेकिन इस बार मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। लैंगशॉन्ग मियो को समझाते हुए कहता है, योर हाइनेस, आपको इसके बारे में इतना ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मियो भी सीट पे फिर बैठते हुए कहती है, खैर लैंगशॉन्ग, मैं एक अस्वादी पेशेंट हूँ। अगर यूची याओ ना होता तो मैं अपने पैलेस में उन 3 लड़कियों के साथ एक आराम से खुशहाल जीवन जी रही होती, तुम्हें पता है। सारी बातें बोल के मियो जब पेड़ की तरफ देखती, हाँ आखिर वो कहाँ चला गया, वो तो एक हवा की तरह गायब हो गया। मियो इस चीज से काफी ज्यादा इम्प्रेस होते हुए कहती, ओ काश मैं भी उड़ पाती, लेकिन ये शर्म की बात है कि मेरे पास ये हुनर नहीं है। तभी पीछे वहीं वार्निंग आती है जो आवाज दे रही होती है, योर हाइनेस, इंपीरियल हाउस डिपार्टमेंट से कोई आया है। मियो बोली, हाँ ठीक है वार्निंग। और तभी वार्निंग और वार्न काफी ज्यादा खुश होते हुए कहते हैं, योर हाइनेस, वो बहुत सारे पैसे और ज्वेलरीज लेकर आए हैं साथ में। तभी वानरून भी कहती है, योर हाइनेस, हिज मैजेस्टी की तरफ से आपके लिए एक गिफ्ट आया है। मिया उन दोनों की बातें सुन के कहती, ओह अच्छा ठीक है। तभी वानरून चिंता करते हुए कहती है, योर हाइनेस, क्या आपको धन के फूल बहुत ज्यादा पसंद नहीं है? तभी वानरून को समझाते हुए कहती है, आपके पास मनी के फूल भी हो और साथ ही जो भी फूल भी हो वो सभी होने चाहिए जब आपके पास पैसे हो तो। लेकिन जो तुम चाहते हो वो तुम खरीद नहीं सकते हो, उसे तुम्हारे पास आज़ादी नहीं है इसे खरीदने की, तो इसका कोई मतलब नहीं है। ये सुन के तो वानरून और वार्निंग एक दूसरे को देखते हुए वानरून कहती, ओह मुझे अब अफसोस हो रहा है, आपको ऐसा करने के बाद मुझे अब इसके लिए कोई भी एक्साइटेड फील नहीं हो रहा है। फिर सीन्स मियो की तरफ जाता है और हम एक पर्सन को देखते हैं जो इंपीरियल हाउस डिपार्टमेंट की तरफ से आया होता है और वो मियो को ग्रीटिंग करते हुए कहता है, ग्रीटिंग योर हाइनेस। मियो भी चौंकते हुए कहती, ओह प्लीज आप उठ जाइए, आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। मियो तभी ही अपने सामने देखती है जो उसके सामने काफी सारी ज्वेलरीज और सोने के टेल्स होते हैं। तभी ही इंपीरियल हाउस डिपार्टमेंट का वो बंदा कहता है, योर हाइनेस, हिज मैजेस्टी ने मुझे आपके लिए ये गिफ्ट देने के लिए भेजा है। उन्होंने कहा कि इसका इस्तेमाल आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी खरीद सकती है और इसका इस्तेमाल कर सकती है योर हाइनेस। और वो पर्सन ये बोल के जैसे ही उस बॉक्स पे से कपड़ा हटाता है मियो की, तो उस सारे सोने को देख के उसकी आंख फटी की फटी रह जाती। क्या इतना सारा गोल्ड और ज्वेलरी! हमारी मियो तो इतने सारे गोल्ड को देख के वो तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और अपनी लार को टपकाते हुए कहती है, क्या मैं ये सारे पैसे को इंपीरियल पैलेस में खर्चा कर सकती हूँ सच में? तभी इंपीरियल हाउस डिपार्टमेंट का बंदा कहता है, योर हाइनेस, हिज मैजेस्टी ने कहा है कि वो इस बार की ब्यूटी बैंक्वेट के लिए आपकी कड़ी मेहनत के लिए आपकी सराहना करते हैं। और योर हाइनेस, हिज मैजेस्टी ने आगे कहा कि इवेंट खत्म होने के बाद आप मास्टर सू के साथ ग्रैंड टेम्पल में जा सकती है। सुन के तो मियो चौंकते हुए कहती है, क्या मास्टर? मियो फिर तो ऑकवर्ड से स्माइल करते हुए अपने मन ही मन कहती है, ओह अच्छा, उसका मतलब सू बिपिंग से था। ओह सू बिपिंग को मेरे साथ चलने दो, क्या वो मुझे इंपीरियल पैलेस छोड़ने भी देगा? लेकिन फिर भी मुझे ये बात कंफर्म कर लेना चाहिए है, क्या ये बात सच है? तभी इंपीरियल हाउस डिपार्टमेंट का बंदा कहता है, हाँ योर हाइनेस, ये सच है, हिज मैजेस्टी अपनी वर्ड से कभी पीछे नहीं हटते। ये सुन के तो मियो काफी ज्यादा खुश होते हुए कहती है, ओह थैंक यू सो मच। मियो फिर तो अपनी मन ही मन में काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहती है, उसे मुझे पहले ही बता देना चाहिए था, पैसे मुझे कुछ भी करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। ओह आखिर उस डॉग ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? और वहीं वो बंदा मियो को ऐसे स्माइल करते हुए देख के वो भी काफी ज्यादा
घबरा जाता है। हाँ, आखिर योर हाइनेस इतनी खतरनाक तरीके से क्या सोच रही है अपने मन ही मन में। तो फिर सीन चेंज होता है और हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है इंपीरियल गार्डन का, जहाँ सभी कंसोर्ट्स रेडी होके बैंक्वेट के लिए आई होती है और वो सभी काफी ज्यादा खुश होती है इस बैंक्वेट के लिए। मिया भी फिर खुश होते हुए अपने मन ही मन कहती है, ओह ये सब कुछ सेट हो गया, आखिरकार इवेंट की तैयारी पूरी हो गई। जितना मैंने सोचा था कि मुझे लगा मुश्किल है, लेकिन ये तो उससे आसान था। मियो के पास तभी वीचू आते हुए बताती है, योर हाइनेस एम्प्रेस ड्वागर आ गई है और उनके बगल में जो लेडी है वो इन्फिनिटी रूजिया है। ये सुन के तो मियो चौंकते हुए एम्प्रेस ड्वागर और रूजिया की तरफ देखने लगती है, जो दोनों साथ में बात करते हुए एक साथ आ रहे होते हैं। और फिर हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है ये लेडी रूजिया है। मियो तो रूजिया को देख के अपने मन ही मन कहती है, ओह आखिर इन एंशियंट लेडी का पालन पोषण कैसे हुआ होगा और इतनी कम एज में इनका इतना स्ट्रॉन्ग ऑरा। मियो रूसिया को देखते हुए कहती है, ओह हाँ सच में ये एकदम से ग्रेटफुल डिग्निफाइड, ये सच में एक रियल एम्प्रेस लगती है ना वीचू, क्या तुम्हें नहीं लगता है? तभी वीचू कहती, योर हाइनेस बकवास मत करो, आप हैरम में एम्प्रेस ड्वागर के बाद दूसरे नंबर पर है योर हाइनेस। वीचू की तो ये बातें सुन के मियो मुंह बनाते हुए कहती है, कौन सा वीचू, क्या तुम्हें ये कहते हुए थोड़ा सी भी शर्म नहीं आती है? क्या तुम ऐसा फील करती हो? वीचू तभी हंसते हुए कहती है, योर हाइनेस आप पब्लिक के सामने अपना सम्मान नहीं खो सकते। ये बात सुन के तो बेचारी मियो सैड होते हुए कहती है, वीचू मुझे तो कभी सम्मान मिला ही नहीं। मियो फिर तो अपने मन में कहती है, मेरे लिए तो सिर्फ हैरम में जिंदा रहना ही मायने रखता है और बाकी की सभी चीजें मेरे लिए एक फॉर्मेलिटीज की तरह है। मिया फिर तो वीचू को बताते हुए कहती है, रूचिया का ऑरा वो तो मुझसे भी ज्यादा मजबूत है और वो मुझसे भी ज्यादा एक एम्प्रेस की तरह है। और वीचू मुझे तो ऐसा लगता है कि एक इन्फिनिटी के बगल में एक चिकन की तरह हूँ मैं। मियो की बातें सुन के वीचू कहती, अरे मियो तुम ऐसा क्यों सोचती हो अपने बारे में? मियो फिर तो मुस्कुराते हुए कहती है, खैर वीचू मेरी आंखें हैं, मैं ये देख सकती हूँ। और तभी वहाँ पे एम्प्रेस ड्वागर आ जाती है, जो मियो को देख के बुलाती है, एम्प्रेस इधर आओ। मियो ये सुन के तो वीचू को बताते हुए कहती है, देखो वीचू क्या तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है जैसे कि वो एक डॉग को बुला रही है? ये बोल के मियो एम्प्रेस ड्वागर के पास चले आती है और वीचू मियो को देख के सॉरी फील कर रही होती है। तभी मियो एम्प्रेस ड्वागर के पास आते हुए कहती है, ग्रीटिंग योर हाइनेस द एम्प्रेस ड्वागर। बगल में ही रूसिया खड़ी होती है और वो मियो को देखते हुए कहती है, ओह अच्छा तो तुम जियांग मियो एम्प्रेस हो। ये सुन के तो मियो भी स्माइल करते हुए कहती है, ओह मेरे ख्याल से तुम इन्फिनिटी रूजिया हो। तो फ्रेंड अब से मैं उसे प्रिंसेस रूजिया कहूंगी क्योंकि इसका टाइटल ही प्रिंसेस है। तभी रूजिया मियो के सामने आके खड़ी हो जाती है और अपने एटीट्यूड को दिखाते हुए कहती है, ओह एम्प्रेस मैंने सोचा था कि मैं आपसे पर्सनली मिलूं और आप एक परी जैसी होगी, लेकिन अब मुझे पता चलता है कि आप भी मुझ जैसे ही बिल्कुल अलग नहीं हैं। ओह लगता है रूजिया तुमने गलत सुन लिया है, ये बकवास है, मैं तो एक नॉर्मल पर्सन की तरह हूँ। तभी ही एम्प्रेस ड्वागर आगे कहती है, आखिर ये तुम क्या कह रही हो रूजिया, अपने मैनर्स पे ध्यान दो। तभी ही रूजिया घबराते हुए आती है, ओह आंटी मैं तो कुछ नहीं कह रही थी। तो एम्प्रेस ड्वागर भी आगे बढ़ते हुए कहती है, वो लड़की मेरे कारण ही बिगड़ी है, तो प्लीज तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो एम्प्रेस। मियो भी बाहो करते हुए कहती, ठीक है एम्प्रेस ड्वागर यहाँ पे सभी नोबल्स लेडी आ गई है। ये सुन के एम्प्रेस ड्वागर कहती है, ओह मैं समझ गई, फिर मैं उनसे बात करने जाऊंगी। फिर वो सभी नोबल्स लेडी आगे आती है और उन दोनों को ग्रीटिंग करते हुए कहती है, ग्रीटिंग योर हाइनेस द एम्प्रेस ड्वागर, योर हाइनेस द एम्प्रेस। तभी एम्प्रेस ड्वागर कहती, ओ ठीक है अब तुम सभी उठ जाओ, जरा एक नजर तुम्हारी तरफ देखो, तुम सारी लेडीज कितनी ज्यादा यंग और प्रिटी हो। बीच में तभी ही रूजिया चापलूसी करते हुए कहती, ओह फिर भी कोई एम्प्रेस की ब्यूटी और हमारी एम्प्रेस ड्वागर की बराबरी नहीं कर सकता। ये सुन के तो एम्प्रेस ड्वागर खुश हो जाती है और हंसते हुए कहती है, रूजिया तुम सच में जानती हो कि मुझे खुश कैसे करना है। फिर वहीं हम वीचू को देखते हैं, जो मियो के पास आते हुए कहती है, मियो रूजिया को इग्नोर करो, वो तुम्हें जानबूझकर भड़का रही है। मियो तो फिर शांत होते हुए कहती, ओ वीचू मुझे उस जैसी छोटी लड़की की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, और वैसे भी जब तक वो अपनी लाइन क्रॉस नहीं करती है मैं उसे कुछ नहीं करूंगी। मियो की ये बात सुन के वीचू राहत की सांस लेते हुए कहती, ओ ये ठीक है, ये सही रहेगा।
मियो तभी बोली, वीचू क्या ये ब्यूटी बैंक्वेट क्या पूरा दिन चलेगा? वीचू तो खुश होते हुए बताती, हाँ मियो, हम पहले सुबह में फ्लावर की ब्यूटी को देख के एंजॉय करेंगे, फिर दोपहर की नोबल्स लेडी के साथ खेल खेलेंगे। मियो ये इवेंट रात के डिनर के बाद खत्म होगा। ये सुन के तो मियो सूरज की तरफ देखते हुए कहती, ओ प्लीज जल्दी से डूब जाओ, मैं यहाँ पे 1 मिनट भी रहना नहीं चाहती। मियो की बात तो सुन के सूरज भी भड़कते हुए कहता है, अरे तुम चुप हो जाओ, मुझे ऐसे देखना बंद करो। बेचारी हमारी मियो, वो तो फिर तो काफी ज्यादा सैड हो जाती है। तभी वीचू दिलासा देते हुए कहती, ओ मियो ये जल्द ही खत्म हो जाएगा, बस इसे सहन करो। फिर तो हमारी भाई बेचारी मियो रोते हुए कहती, लेकिन ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, मुझे सिर्फ कुछ पैसों के लिए इसके लिए सहमत नहीं होना चाहिए था। मियो की ये बात सुन के तो वीचू हैरान होते हुए कहती, क्या सिर्फ कुछ पैसे के लिए? मियो भी फिर अपने ख्याल में सोचती, ओह वो कितने सारे गोल्ड थे, और खुशी हो रही होती अपने मन ही मन में। मियो कहती, ओह ठीक है वीचू, जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, चाहे दुनिया कोई भी हो, पैसे कमाने के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होती है, जबकि पैसे खर्च करना हमेशा से आसान होता है। फिर तभी वहीं पे ट्रूचिया भी आती है और कहती है, योर हाइनेस मैं आपसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। रुचिया की बातें सुन के वीचू मियो के लिए परेशान होते हुए कहती है, मियो मुझे डर है कि रुचिया यहाँ अच्छे इरादे से नहीं आ रही है। मियो अपना गुस्सा काबू में रखना और उसके वो मत देना जो वो चाहती है, उसकी बातों में बिल्कुल भी मत आना। मियो भी खुश होते हुए वीचू की तरफ देखते हुए कहती है, ओ तुम बेफिक्र रहो वीचू, मैं उसकी इच्छा के अनुसार चीजें नहीं होने दूंगी। मियो फिर वहाँ से आगे बढ़ते हुए रुचिया के पास आ जाती है। तभी रुचिया कहती है, एम्प्रेस मैंने सुना है कि आपको सिर्फ धन का फूल और जो भी फूल पसंद है। रुचिया की बात सुन के मियो अपने मन ही मन कहती है, ओ इसे ये कहते हैं अच्छी खबर को ये लोग पेट में ही पचा लेते हैं और बुरी खबर को ऐसे फैला देते हैं जैसे कि उसके पंख लग गए हैं। मैं जानती थी ये ऐसे ही होता है। मियो भी फिर हंसते हुए कहती है रुचिया से, हाँ तुमने ठीक सुना, मैं एक वल्गर पर्सन हूँ। रुचिया तो ये सुन के घबरा जाती है और कहती है, एम्प्रेस आप निश्चित रूप से अलग है, क्या मैं आपसे कुछ सीखने के लिए कह सकती हूँ? और ये सुन के तो मियो कंफ्यूज होते हुए कहती, क्या वो मुझसे क्या सीखना चाहती है आखिर? रुचिया फिर तो मियो के क्लोज आते हुए उसे अप्रोच करते हुए कहती है, एम्प्रेस क्या तुम मुझे सिखा सकती हो कि हिज मैजेस्टी को सेड्यूस कैसे किया जाए और उनका ध्यान अपनी तरफ कैसे किया जाए और एक एम्प्रेस कैसे बना जाए, तब कि जब उसकी फैमिली पूरी तरीके से डिक्लाइन में हो। रुचिया की बात सुन के तो मियो को फिर वीचू की बात याद आती है जो अपने मन ही मन कहती, हाँ वीचू ने बिल्कुल सही कहा था। मियो को चुप देख के तभी रुचिया हंसते हुए कहती, ओ सचमुच मैं आपके अनुभव से सीखना चाहती थी। योर हाइनेस अब आप बात क्यों नहीं कर रही है? मियो बोली, प्रिंसेस तुमने अभी क्या कहा, मैं समझ नहीं पाई। रुचिया बोली, योर हाइनेस मैं कह रही थी कि तुम यूचियाओ के साथ कैसे जुड़ गई और ये तुम जैसी लड़की की होनी चाहिए जो बदसूरत दिखती है और उसका जिसका की कोई नोबल फैमिली भी नहीं है। रुचिया की बात सुन के तो मियो अपने गुस्से कंट्रोल करते हुए अपने मन ही मन कहती है, ओ ऐसा लगता है कि इसे सचमुच सबक सिखाने की जरूरत है। रुचिया मियो को ऐसे शांत देखते हुए और उसे उकसाते हुए फिर कहती है, योर हाइनेस क्या ये आपकी दिखावटी आवाज है या फिर ये आपकी बेशर्मी है? मियो तो रुचिया की बातें सुन के काफी ज्यादा उसे गुस्सा आ रहा होता है और अपने मन ही मन वो कहती है, बेहतर होगा कि तुम अभी यहीं रुक जाओ या अगर मैं अपना आपा खो दूंगी तो पता नहीं, जब मैं तुम्हें सुनाना शुरू कर दूंगी तो तुम रोना मत। रुचिया फिर तो मियो को और भी ज्यादा गुस्सा दिलाने के लिए कहती है, मैं तुम नहीं हूँ, तुम चुपचाप डॉग हाउस में क्यों नहीं रह सकती, मेरे सामने आकर तुम अपना अपमान क्यों करा रही हो? मियो बोली, अच्छा। मियो भी फिर उसे टोन मारते हुए कहती है, तुम्हें क्या सचमुच मानती हो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करूंगी? रुचिया भी हंसते हुए कहती, ओ एम्प्रेस हिम्मत है तुम मुझे मारो, क्या तुम एम्प्रेस डुआगे के सामने अपनी बदमाशी और अपनी बदतमीजी को दिखाना चाहती हो? रुचिया तो फिर अपनी तारीफों की पुल बांधते हुए कहती है मियो से, लिन किंगडम में हर कोई जानता है कि एम्प्रेस डुआगर मेरी आंटी है और वो मुझे सबसे ज्यादा पसंद करती है। रुचिया की बातें सुन के मियो भी फिर एम्प्रेस डुआगर की तरफ एक झलक देखती है।
रुचिया मियो को ऐसा देखते हुए काफी जोरों जोरों से हंसने लगती है और उसे फिर चिढ़ाते हुए कहती है, मैं शर्त लगाती हूँ, तुम ऐसा करने के बारे में सोचने की हिम्मत भी मत करना। तुम तो सिर्फ एक डिस्पोज एम्प्रेस हो, एक छोड़ी हुई। रुचिया तो फिर आगे बढ़ते हुए मियो के पास आ जाती है और उसे अप्रोच करते हुए कहती है, हिज मैजेस्टी ने तुम्हें सिर्फ इसलिए बाहर निकाला है क्योंकि उन्हें तुम पर दया आती है और तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम अपने मैनर्स को ठीक रखो और तुम मेरे रास्ते में कभी मत खड़े हो। ये सुन के मियो भी कहती है, ओह रुचिया, तुम रास्ते में खड़ी हो, आखिर तुम ये क्या कह सकती हो कि मैं तुम्हारे रास्ते में खड़ी हूँ। मियो की ये बात सुन के तो रुचिया हंसते हुए कहती है, अगर तुम नहीं होती तो यूची की एम्प्रेस में बन जाती, तुम मेरी तुलना में कुछ भी नहीं हो एम्प्रेस। मियो बोली, ओ अच्छा, लेकिन अब मैं एम्प्रेस हूँ, मेरी तुलना में तुम कुछ भी नहीं हो। मियो फिर तो रुचिया की और भी ज्यादा जलाते हुए उसे कहती, भले ही मैं अब एक डिस्पोज एम्प्रेस हूँ, फिर भी मेरी पोजीशन तुमसे ज्यादा है। और क्या रुचिया, जिसे तुम चाहती हो लेकिन तुम उसे पा नहीं सकती हो, क्या तुम्हारा गुस्सा तुम्हें अंदर से खाया जा रहा है? और ये सुन के तो रुचिया की फट जाती है और वो घबराते हुए कहती है, तुम आखिर ये सब क्या कह रही हो? फिर तो मियो रुचिया को और भी चिढ़ाते हुए कहती है, रुचिया, आज हैरम में कई सारी नोबल्स लेडी है और ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम किसी से भी मिसबिहेव ना करो। ये सुन के तो रुचिया अलग ही एटीट्यूड में मियो को टोन मारते हुए कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करोगी और मेरी आंटी के यहाँ होने से तुम हर किसी के निशाने पर हो। मियो बोली, ओ अच्छा, ऐसा क्या? अगर मैं तुम होती तो मुझे शर्मिंदा करने के लिए बकवास करने की बजाय मैं अभी यहाँ से चली जाती। मियो फिर तो रुचिया के क्लोज आते हुए और उसके फेस को छूते हुए कहती है, कितना प्रीटी फेस है और एक लेडी होने के नाते मैं इससे प्रभावित हूँ, लेकिन ये अफसोस की बात है। और इसके अलावा जो तुम्हारा प्रीटी फेस है, इसकी स्किन के अंदर एक गंदी आत्मा रहती है। मियो की ये सारी बातें सुन के तो रुचिया घबरा जाती है और पीछे हटते हुए कहती है, तुम गंदी हो, तुम बदमाश हो, तुम बिना किसी डिग्निटी के यूचिया के बेड पर चढ़ गई। मियो तो फुल उसकी बातों को इग्नोर मारते हुए कहती, ओ अच्छा, तुम जरा अपने मैनर्स पर ध्यान दो और तुम अपनी इमेज को खराब ना करो, बहुत से लोग देख रहे हैं। रुचिया तो ये सुन के एक्टिंग मोड चालू कर देती है और वो रोते हुए कहती है, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? मियो फिर तो हंसते हुए कहती है, क्या तुमने मुझे यूचिया के बेड पे चढ़ते हुए देखा? वो मुझे भी नहीं पता था। ओह बहुत बढ़िया। और मियो उसे थम्स अप दिखाते हुए कहती है, ओह तुमने तो बड़ा कमाल कर दिया। ये सुन के तो रुचिया भी शर्मा जाती है और वो चिल्लाते हुए मियो से कहती है, तुम तो बहुत ही बेशर्म हो। मियो बोली, ओह अच्छा रुचिया, जैसा कि तुम प्रिटेंड कर रही हो कि जैसे तुम मेरी परवाह करती हो, जैसा कि तुमने कहा मैं एक डिस्पोज एम्प्रेस हूँ, बेशर्मी ही मेरी ताकत है। मियो फिर तो रुचिया के पास जाती है और उसे डराते हुए धमकाते हुए कहती है, जब तक कि तुम यंग लेडी अपने दिमाग में एक गंदे थॉट लाती हो और तुम सारा दिन यही सोचती रहती हो कि कैसे एम्पायर के बेड पे जाया जाए। सुन के तो रुचिया मियो को घबराते हुए देखती है और तभी वहीं से यूचिया भी जा रहा होता है और वो फटाक से जाके एक दीवार के पास चुप जाता है उनकी बातों को सुन के। तभी ही रुचिया कहती, अपना हाथ मुझसे दूर करो। मियो फिर तो रुचिया को और भी धमकाते हुए कहती है, क्या दूर हटाओ? क्या तुम अब मुझसे मजाक कर रही हो? और रुचिया, वैसे भी तुम्हें पता है एम्प्रेस ड्वागर को छोड़ के इस इंपीरियल गार्डन में जो सबसे ज्यादा पावरफुल पोजीशन है वो मेरी है। तुमने तो मुझसे सिखाने के लिए कहा था, तो मैं तुम्हें अभी यहाँ पे सबक दे रही हूँ, तुम इसे सीखो। मियो फिर तो रुचिया के क्लोज आते हुए और उसे और भी ज्यादा डराते हुए कहती है, क्या तुम सोचती हो कि तुम जैसी छोटी सी बच्ची किसी एम्प्रेस के साथ जो चाहे वो कर सकती है? रुचिया की तो डर के मारे फट जाती है और वो पीछे हटते हुए कहती है, तुम चाहे जैसे बात करो लेकिन तुम मुझ पर हाथ मत उठाओ। रुचिया, तुमने जो मुझसे क्वेश्चन किया था मैं उसका एक एक चीज का आंसर दूंगी। मियो तो फिर जैसे ही रुचिया के पास आगे बढ़ती है वो डर के मारे वहीं बैठ जाती है। मियो फिर आगे बढ़ते हुए उसके फेस को पकड़ते हुए कहती है, तुम जैसी कई लेडीज से मैं मिली हूँ जिनकी आत्मा गंदी है और वो अकेले कुछ भी नहीं कर सकती। और रुचिया, तुम मुझे भड़काना चाहती हो ताकि मैं एम्प्रेस ड्वागर के सामने तुम्हें मारूं, लेकिन माफ करना, मैं ऐसी नहीं हूँ। रुचिया, ऐसा नहीं होगा। आखिरकार तुम जैसे लोग मुझे फंसाने के लिए हर तरीके का इस्तेमाल करेंगे। एक बार जब मैं तुम्हें मार दूंगी
मिया तो फिर उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते हुए कहती है, रुचिया तुम्हारा दिल गंदा है, इसलिए तुम सोचती हो कि हर किसी के लिए एम्प्रेस की पोजीशन इतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी कि तुम्हारे लिए है। और रुचिया अगर तुम यही कर सकती हो तो यूचियाओ से कहो कि वो मुझे नीचा दिखाए और वो पोजीशन तुम्हें दे दे। मियो की फिर तो ये सारी बातें सुन के रुचिया चौंकते हुए कहती है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि यूचियाओ तुम्हें सुन लेगा? मिया बोली, तो क्या हो गया, मैं एक बार पहले ही मर चुकी हूँ, इससे मुझे डर नहीं लगता। वैसे भी रुचिया ये बेहतर होगा कि तुम मुझे धमकाना बंद करो, और वैसे भी मैं तुम्हारी ऐसी छोटी लड़की पर अपना समय बर्बाद करना नहीं चाहती, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं नरम दिल की हूँ। वैसे भी रुचिया अगर मैं तुम्हें मारने का प्लान भी बनाऊंगी तो तुम्हारी आंटी भी मुझे इससे रोक नहीं पाएगी। फिर वहीं हम यूचियाओ को देखते हैं जो अभी भी चुपकर उन लोगों की बातें सुन रहा होता है, और मियो कहती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहती हूँ रुचिया, और तुम कितनी ज्यादा रूडलेस हो, और तुम्हारे मैनर्स को देख के और तुम्हारे ताव भाव को ऐसा देख के लगता है कि तुम अभी भी एक छोटी बच्ची की तरह हो, और एक लेक्चर ही तुम्हारे लिए काफी होगा। हालांकि अगर तुम ऐसा करना जारी रखती हो तो, और मैं तुम्हें तब तक थप्पड़ मारूंगी जब तक कि तुम्हारा ये चेहरा पूरा खराब ना हो जाए। फिर तो रुचिया भी घबराते हुए कहती है, तुम हिम्मत भी नहीं करोगी ऐसा करने की। तभी रुचिया की नजर उस दीवार के पीछे यूचियाओ के कपड़े पे जाती है और उसे देखते हुए कहती है, यूची तुम्हें मुझे चोट पहुंचाने भी नहीं देगा। मियो फिर तो रुचिया को ऐसे डरते हुए देख के हंसते हुए कहती है, तुम्हारा ये बिहेवियर अच्छा है, डरना ठीक है, बस तुम पहले की तरह बकवास मत करना। मैं हमेशा से यूचियाओ की उन महिलाओं से दूर रहती हूँ जो हैरम में रहती है, और मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है कि मैं उनसे बातचीत करूं। मिया फिर तो सूरज को देखते हुए कहती, अरे सूरज अभी तलक क्यों नहीं डूबा? मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम जैसी बदमाश मूर्ख जैसी लड़की पे मैंने अपने समय को बर्बाद कर दिया। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। मिया बेचारी सैड होते हुए अभी भी सूरज की तरफ देखती है, लेकिन सूरज भी उसे चिढ़ाते हुए कहता है, मैं तो नहीं डूबने वाला, और वहाँ से मियो जाने लगती है। तभी रुचिया चिल्लाते हुए कहती है, रुको चियांग मियो, वहीं रुको। रुचिया तो चिल्लाते हुए कहती है, चियांग मियो तुम यूची से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती हो, जब उसे तुम्हारा असली रंग का पता चलेगा तो वो तुमसे नफरत करेगा। रुचिया की बातें सुन के तो मियो कहती, ओ अच्छा, तो मेरी भी एक बात सुन लो, मैं प्यार पे विश्वास नहीं करती हूँ, मैं हमेशा से ऐसी रहती हूँ। रुचिया तो सुन के हैरान हो जाती है और वो चौंकते हुए कहती है, क्या कहा तुमने? तो फ्रेंड ये चैप्टर यहीं खत्म होता है, इसका नेक्स्ट चैप्टर मैं जल्दी एक्सप्लेन कर दूंगी। एंड फ्रेंड लाइक एंड सब्सक्राइब करें यार, और अपना पूरा सपोर्ट दिखाएं, और आपसे भी अपना ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।